हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वेलकम टू द चैनल ऑफ वीआईपीएम एकेडमी। बच्चों, ये 100 जो हम लोगों की सीरीज थी जिसमें 100 पेपर हम लोग करने वाले थे, उसकी अंतिम क्लास है, लास्ट क्लास है। बहुत ऐसा फुल ऑफ इमोशंस वाली फीलिंग है। क्यों? क्योंकि 100 दिन लगातार किसी एक क्लास को कंटिन्यू करना, वो भी आप लोगों के ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स के साथ में। चैलेंज तो था, लेकिन आप लोगों की सपोर्ट की वजह से, आप लोगों की कंटिन्यूटी की वजह से ये क्लासेस संभव हो पाई है। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की वजह से चैनल को बहुत ग्रोथ मिली, हमें पर्सनली प्रोफेशनली चीज़ों को डील करने में बहुत ज़्यादा मदद मिली। उस सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का ज़रूर सिलेक्शन हो, ज़रूर सेलेक्ट हो आप। और जब कभी भी आप सेलेक्ट होकर हमसे मिलने आए तो हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी। चलिए इस क्लास को ख़त्म करते हैं। आज आपको ये 100 डे सीरीज़ के समापन पे एक उपहार मिलेगा बच्चों। उपहार क्या है? इंग्लिश के साथ में मैं आज हिंदी वाला सेक्शन जो इंग्लिश के साथ में हिंदी वाला जो सेगमेंट है वो भी मैं ही सॉल्व करवाऊंगी। और इसके अलावा बच्चों आगे आप लोगों को बाकी सब्जेक्ट का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो सारे मिलेंगे। यानी 120 नंबर का जितना भी आपके 120 क्वेश्चंस का जितना भी मैटर है वो सारा हम लोग कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 120 में से 120 क्वेश्चन सही करने के लिए ये समापन का उपहार जो है आप लोगों के लिए 100 डे सीरीज में। पहला प्रश्न आपके सामने है, द गैरेजेस आर क्लीन्ड एवरी डे। सर यहाँ पर आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। यहाँ पर इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो ये प्रेजेंट सिंपल की तरफ ले जाता है, और प्रेजेंट सिंपल का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, देखते ही आंसर होंगे। इसी को बोलते हैं बच्चों रिजेक्शन का कमाल। 100 दिन हम सिर्फ और सिर्फ रिजेक्शन से पढ़े थे, इसीलिए शायद आज आपका स्कोर बड़ा है। अगला है, द वॉल्स हैड नॉट बीन डेकोरेटेड। सर हैड नॉट बीन डेकोरेटेड, ऑलरेडी BT3 लग रखा है। एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। एक्टिव मतलब BT3 हटाओ, हैड को रखो। BT3 हटाओ, हैड को रखो। हैड और ये BT3 तो हटाना ही था सर, बीन डेकोरेटिंग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे BT3 है, सिर्फ हैड में लगा हुआ है, और ये वाला तो नहीं होगा, ये तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द टीचर सेड, टीचर ने कहा, क्या कहा बच्चों? कि जो ऑयल है वो क्या करता है? पानी पे तैरता है, फ्लोटेड। सर हमेशा ही तैरता है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। हम इसको बोलते हैं पुष्पा झुकेगा नहीं, ऑयल को देखते हुए फ्लोट्स आ जाएगा, पुष्पा झुकेगा नहीं, यूनिवर्सल ट्रुथ रहेगा। नेक्स्ट है, माय फादर फिल इन द ब्लैंक फॉर ऑफिस एट 9 AM डेली। मेरे पापा डेली 9 बजे जो है किसके लिए जाते हैं? ऑफिस के लिए जाते हैं। सर पापा सिंगुलर है तो लीव नहीं आएगा, लीव्स आएगा। ये लिव तो रहना होता है, ऑफिस के लिए निकलना है ना, तो लीव घर छोड़ना पड़ेगा, घर को त्यागना पड़ेगा। और लीव फॉर फ्रेजल वर्ब होता है, लीव फॉर का मतलब होता है रवाना होना। लिख भी देती हूं, लीव फॉर फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है रवाना होना कहीं के लिए। सर यहां पर लिव मतलब तो रहना होता है, रहते थोड़ी है। मेरे पापा ऑफिस के लिए निकलते हैं, तो ना ये होगा ना ये होगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अगला है, द स्टूडेंट विल से आई कांट डू दिस क्वेश्चन। आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। इनडायरेक्ट के लिए रिजेक्शन आसानी से लगता है। मॉडल को पास्ट में ले जाएंगे, टेंस को पास्ट में ले जाएंगे। सर कैन दे रखा है, कुड में चेंज होगा। सॉरी, यहां पर विल से दे रखा है तो कुछ भी बदलाव नहीं होगा। आपको मैंने बताया है बच्चों, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होने पर ही सब कुछ बदलता है। रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट में है तो ही सब कुछ बदलेगा, अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में नहीं है तो चीजों में बदलाव नहीं होगा बच्चों। तो यहां तो फ्यूचर में है तो फ्यूचर में ही रहेगा। सेम ध्यान रखेंगे, विल से का विल से रहेगा, ना सेज होगा ना वुड से होगा, और कांट का कांट ही रहेगा। कुड में भी चेंज नहीं होगा। केवल चेंजेस तभी करेंगे जब रिपोर्टिंग स्पीच आपकी किस में है? रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है। अगला क्वेश्चन है फिर आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, कह रहा है कि करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन कौन सा है? करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, ही सेड आई मेट दिस मैन 2 days अगो। ये कह रहा है कि मैं इस आदमी से 2 दिन पहले मिला। इधर पास्ट है मतलब चेंजेस होगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो किस में जाएगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो ये तो नहीं होगा। हैड प्लस वर्ब थर्ड, हेड प्लस वर्ब थर्ड, ये नहीं होगा। अब इसमें क्या होगा? सर अगो को बिफोर में चेंज करना है, अगो को अगो में मत रखना। ऐसे क्वेश्चन में बी कर आओगे और घर आके सिली मिस्टेक का हवाला दोगे, तो इट्स बेटर कि आप सी करें पहले से ही। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, अगला है 7 नंबर, चूज द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। आपसे पूछ रहा है कौन सा वाला गलत है। सर चार्ल्स डिक्सन इज फेमस एज अ नॉवेलिस्ट एंड अ एसेइस्ट। सर एसेइस्ट है तो एसेइस्ट ई से स्टार्ट हो रहा है, वैसे भी प्रोनाउंसिएशन में भी तो आर्टिकल ए नहीं आएगा, आर्टिकल एन आएगा, क्योंकि आप जानते हैं आर्टिकल की पहचान साउंड से होती है। वैसे भी पता चल रहा है कि चार्ल्स डिक्सन क्या है? फेमस है एक नोवेलिस्ट के रूप में और एसेइस्ट के रूप में। नेक्स्ट देखिए, अगला है द सिंपल सेंटेंस
फॉर्म ऑफ दोज हु आर हेल्पलेस डिजर्व आवर सिंपैथी। देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो सिंपल सेंटेंस का मतलब एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक प्रेडिकेट होना चाहिए, यानी सिंगल सब्जेक्ट सिंगल वर्ब पे प्ले होना चाहिए, ठीक है। वो नहीं चाहिए जो ज्यादा हम लोगों को कर रहे हैं। तो ये देखो, ये सिंगल सब्जेक्ट नहीं है, हु लग रखा है बीच में, ये सिंगल सब्जेक्ट नहीं है, एंड से जुड़े हुए हैं, ये सिंपल सब्जेक्ट नहीं है, यहां पर हु आ रहा है। सर आंसर सी ऑप्शन होगा, द हेल्पलेस डिजर्व आवर सिंपैथी, यानी सिर्फ ये सिंपल एक हमारा सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट है, यही सिंपल सेंटेंस होता है। हालांकि आपके सिलेबस में ट्रांसफॉर्मेशन में ये चीज नहीं लिख रखी, इन केस आ जाए तो कैसे डील करना है, और कंपाउंड सेंटेंस पूछे तो फैन बॉयज से कर लेना। अगला है 9 नंबर, द नेगेटिव ऑफ आई हैव सीन यू समवेयर बिफोर। ये कह रहा है कि आपको इसका नेगेटिव बताना है कि मैंने आपको कहीं देखा है। सर आई हैव नॉट सीन यू समवेयर बिफोर, सर इसको डायरेक्ट नेगेटिव कर दिया आपने, तो आई डिड नॉट भी नहीं होगा, आई हैव नॉट सीन यू एनीवेयर बिफोर, आई हैव नॉट सीन यू बिफोर। सर आपको अच्छी तरीके से जानते हैं, जब इसने बोला है समवेयर तो आपको एनीवेयर लिखना पड़ेगा। जब समवेयर लिखा है तो नेगेटिव सेंटेंस में सम की जगह एनी आता है, नेगेटिव सेंटेंस में सम की जगह एनी आता है, आंसर सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला है ही गेव मी, उसने मुझे दिया, क्या दिया? सर 1000 रुपए का नोट। दुनिया में बहुत सारे 1000 रुपए के नोट हैं, उनमें से कोई एक नोट उसने मुझे दिया। जब भी आपको कोई एक वाला सेंस रखना है, आर्टिकल एन लगाना है बच्चों। आर्टिकल एन के अंदर ये नहीं आएगा, ये और ये 1000 के हिसाब से आपका आर्टिकल ए आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर, हिज फादर इज एमएलए, उसके पापा क्या है? एमएलए हैं। तो सर कैसे एमएलए हैं? हिज फादर इज एन एमएलए। कैसे एमएलए? एन एमएलए होगा, क्यों? क्योंकि आर्टिकल की पहचान साउंड से होती है, एमएलए। तो हमेशा देखना, साउंड अगर वॉवल साउंड है तो डेफिनेटली आप एन लगाएंगे, अदरवाइज ए लगाएंगे। और केवल वही एमएलए हैं क्या? नहीं, जो बहुत सारे एमएलए होते हैं उनमें से कोई एक एमएलए वो है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, सम पीपल ईट देयर फूड, कुछ लोग जो है उनका खाना किससे खाते हैं? हाथ से खाते हैं। एज अ टूल ही यूज कर रहे हैं हम, जब भी टूल की तरह यूज करते हैं किसी चीज को, विद लगता है तो विद देयर फिंगर्स। नेक्स्ट देखिए, मेमोरेंडम पूछा जाएगा, आपके एग्जाम में भी आएगा। मेमोरेंडम ज्ञापन होता है, विज्ञप्ति नहीं, नोटिस है। अधिसूचना भी पूछा जा सकता है, नोटिफिकेशन। सूचना नोटिस होता है। इसके अलावा सर्कुलर, परिपत्र एक शिफ्ट में छप चुका है, ये मान लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अगला है हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस, यानी सफलता ही परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। परिश्रम सफलता की कुंजी है। केवल मेहनत से सफलता नहीं मिलती, नहीं तो ऊपर कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। सफलता मेहनत से ही मिलती है, तो ही के लिए भी कोई सेंस नहीं है। परिश्रम से मुश्किल से सफलता मिलती है, अरे नहीं, परिश्रम सफलता की कुंजी है, की मतलब कुंजी। नेक्स्ट देखिए सर, विच सेंटेंस यूज कॉमा करेक्टली, इनमें से कौन सा वाला सेंटेंस है जो कॉमा को सही से इस्तेमाल करता है? सर यहां पर देखिए, आपको लिस्ट को इंट्रोड्यूस करना है, लिस्ट को इंट्रोड्यूस करना है तो आप लोग लगाते हैं कॉलन। लिस्ट को इंट्रोड्यूस करना है तो आप लोग लगाते हैं कॉलन, और लिस्ट के आइटम के बीच में, लिस्ट के जो आइटम्स होते हैं उनके बीच में आपको लगाना होता है कॉमा। तो सर देखेंगे, मेरे पास है पेन पेंसिल, डायरेक्ट लिख रहा है, वर्ब के बाद में मत लगा देना कि आप कॉलन लगा दो, वर्ब के बाद कॉलन न लगाएं, वर्ब के बाद कॉलन न लगाएं, वर्ब के बाद कॉलन लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सर यहां देखो, पेन पेंसिल, पेंसिल इरेजर के बीच में कॉमा नहीं है, पेन पेंसिल के बीच में कॉमा नहीं है, पेंसिल इरेजर के बीच में कॉमा नहीं है, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। एंड के साथ कॉमा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। चलिए, जैसा कि मैंने बोला था, आज स्पेशल सेशन है क्योंकि आज हमारी 100 नंबर की क्लास है बच्चों, तो इसीलिए इस उपलक्ष्य में मैं आपको बाकी सारे पेपर्स का जो सोल्यूशन है वो भी करवाऊंगी। तो 120 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टे कनेक्टेड। इंग्लिश के बाद आ जाइए हिंदी पे। सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। सर सर्वनाम, अपना प्लस पन, तो अपना क्या है? सर्वनाम है, तो मिल गया मुझे भाववाचक संज्ञा सर्वनाम से बनी हुई। सर छुटपन बना है छोटा से, तो छोटा तो क्या है? तो ये तो विशेषण से बनी संज्ञा हो गई। सर लड़कपन बना है लड़का से, तो ये तो संज्ञा से ही बनी भाववाचक संज्ञा है। सर लिखावट बना है लिखना से, तो ये लिखना या लिखना, लिख या लिखना से बना हुआ है, तो ये तो वर्ब यानी क्रिया से बनी हुई होगी। हमें किससे चाहिए थी? सर्वनाम से बनी हुई। नेक्स्ट है, भारतीय सेना बहुत ही शक्तिशाली है, इसमें सेना किस प्रकार की संज्ञा है? सर जातिवाचक संज्ञा, समुदायवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक? व्यक्ति तो किसी व्यक्ति का नाम होता है, भाव किसी भावना को दिखाने वाली संज्ञा होती है। सर ये पूरे समुदाय को दिखा रही है, एक समूह को दिखा रही है, इसको समूहवाचक भी कहा जाता है और समुदायवाचक भी कहा जाता है। जातिवाचक तो एक जाति विशेष की ओर इंगित करती है, जैसे लिख दिया लड़का लड़की, इस तरीके से।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनामों का समूह। सर प्रश्न से पता चल गया ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, क्योंकि प्रश्न सिर्फ कौन, किसे, कब, इसी में ही है। नेक्स्ट देखिए, पूर्वकालिक क्रिया प्रयुक्त हुई है। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण, मोहन नहाकर पूजा करने लगा। पहले काम हुआ है, फिर दूसरा काम हुआ। यहाँ पहले कोई काम हुआ है नहीं, यहाँ पहले कोई काम हुआ है नहीं, यहाँ पे पहले कोई काम हुआ है नहीं, नहाकर पूजा किया है, सिर्फ एक सेंटेंस में पूर्वकालिक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? सर इनमें से सिर्फ एक शब्द विदेशी है जो कि पपीता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है पुनर्जन्म में कौन सी संधि है? सर ये बनता है पुनः प्लस जन्म से। किससे बनता है? पुनः प्लस जन्म से पुनर्जन्म। तो ये बेसिकली आपकी जो है विसर्ग संधि है। स्वर संधि के अलग अलग टाइप होते हैं, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, यण संधि, दीर्घ संधि, ठीक है। व्यंजन संधि जो दो व्यंजन के मेल से मिलती है। स्वर संधि स्वर के मेल से मिलती है। अयादि संधि स्वर संधि का ही एक प्रकार होता है और आपको याद ही होगा, अय आय अव आव, उस तरीके से। नेक्स्ट है बच्चों 7 नंबर, ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है। इसमें विशेषण क्या है? सर ईमानदार व्यक्ति, विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। व्यक्ति कैसा? ईमानदार। व्यक्ति कैसा? ईमानदार। तो कैसा का जवाब दे रहा है, इसलिए यही विशेषण है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से नी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। सर ध्यान से पढ़ना, कई बार प्रश्न न ढंग से पढ़ने की वजह से भी गलती हो जाती है। आपने अगर ये पढ़ लिया कि निम्न में से नी उपसर्ग से बना शब्द है और तुम वाक्य ए ऑप्शन कर दोगे, यहां नहीं वाला पूछ रहा है। सर नी प्लस दर्शन निदर्शन, नी प्लस वास निवास। सर निर्दोष होता है, ना कि निर्दोष होता है। निर प्लस दोष निदोष निदोष नहीं, निर्दोष होता है। सर नी प्लस मग्न हो जाएगा, निमग्न। क्लियर है क्या? अगला देखेंगे 9 नंबर, मान प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। मान से निर्मित कौन सा नहीं है? सर विद्यमान होता है, विराजमान होता है, सम्मान, क्योंकि ये कोई शब्द ऐसा नहीं है जिसको तोड़ा जा सकता है। यजमान, ये भी मान से बना हुआ है। सर चांदी का प्रायवाची शब्द नहीं है। चांदी का प्रायवाची शब्द कह रहा है। सर हिरण्य जो होता है वो हेम, सोना, स्वर्ण, ये जो है सोने का प्रायवाची शब्द होता है, चांदी का नहीं है, इसीलिए आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। रजत, रूपक, रोष्य, ये तीनों ही चांदी के प्रायवाची शब्द हैं, आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला देखेंगे, सही विलोम नहीं है। इनमें से कौन सा सही विलोम नहीं है? सर आविर्भाव का तिरोभाव एकदम सही है। गरल यानी विष का सुधा, अमृत ये भी सही है। जिससे विष का अमृत होता है ना, उसी तरीके से गरल का सुधा, दोनों आपस में सिनोनिम है। हिंसा का प्रतिहिंसा नहीं होता है, अहिंसा होता है। तीव्र का मंद एकदम सही है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है उपयुक्त स्थानापन्न शब्द नहीं है। इसमें कौन सा वन वर्ड सही नहीं है? सर मांसल व मोटा के लिए स्थूल का आता है। प्रत्येक कार्य में देरी करने वाला दीर्घसूत्री कहलाता है। कम भोजन करने वाला मिताहार कहलाता है। स्वयं अपनी हत्या करने वाला आत्महंता कहलाता है। आत्महंता कहलाता है जो खुद की हत्या कर रहा है, या फिर लिखते हैं उसको आत्मघाती, आत्मघाती या आत्महंता, ठीक है क्या? तो आत्महत्या तो वो क्रिया है जिससे आप मरे हो। नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर, अशुद्ध शब्द है। सर व्याकरण एकदम सही है। ये होता कौन है? व्याकरण होता है व्याकरण जानने वाला। आपके उसमें भी पूछा जाता है, क्या बोलते हैं, वन वर्ड में व्याकरण जानने वाला व्याकरण कहलाता है। सर व्यवसायिक बिल्कुल सही है। ये बना हुआ है व्यवसाय प्लस एक से, क्योंकि आप जानते हैं कि एक प्रत्यय जुड़ने से पहला शब्द जो है दीर्घ हो जाता है, इसलिए व्यवसायिक हो जाएगा। अतिथि एकदम गलत लिख रखा है, क्योंकि अतिथि लिखा जाता है इस तरीके से। सहानुभूति एकदम करेक्ट है बच्चों। नेक्स्ट देखेंगे, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देश शहीदों का सदा आभारी रहेगा। थोड़े समय बाद छात्र वापस लौट आए। सर ये तो वैसे ही हो गया कि आपने रिटर्न के साथ में बैक लिख दिया। रिटर्न के साथ बैक इंग्लिश में गलत होते हैं, क्योंकि रिटर्न का मतलब ही कम बैक होता है, तो वापस बैक लिखने की जरूरत नहीं है। सर ये एकदम गलत हो जाएगा। कृष्ण ने कंस का वध किया। कृष्ण ने कंस का वध किया। देखेंगे बच्चों, कृष्ण ये तो एकदम सही है। यह कार्य कैसे संभव है, ये भी सही है। अगला है 15 नंबर, हेतु हेतु मध्य भूत का उदाहरण है। इनमें से कौन सा है जो कंडीशनल का एग्जाम्पल है, वो भी पास्ट में? तुम आते तो मेरा काम बन जाता। सर लड़के थक गए नहीं, इस साल बारिश होने की संभावना कम है, घोड़े के 4 पैर वगैरह नहीं, ये कंडीशन वाला होता है। नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर, आंखों का तारा, बहुत लज्जित होना, बहुत प्यारा होना, अछूता होना, अंक भरना। सर आंखों का तारा होता है बहुत प्यारा, पानी पानी लज्जित होना, अछूता होना का मतलब होता है अंक भरना, गले लगना, और बेदाग होना, अछूता होना। तो यहां पर देखेंगे ए का सेकंड हो जाएगा। ए का सेकंड होते ही सारे आंसर मैच हो गए हैं ऑलरेडी।
अगला है सही पारिभाषिक शब्द है बच्चों डिपार्टमेंटल। डिपार्टमेंटल नेग्लिजेंस होता है, विभागीय नेग्लिजेंस है बच्चों। जांच कैसे हो सकता है सर? डिनायल तरक्की थोड़ी होता है, डिनायल तो मना करना होता है, इनकार करना होता है, इनकार करना होता है। डिविएट अहित नहीं होता है, अपने पथ से भ्रष्ट होना होता है। डिविएट तो होता है पथ भ्रष्ट, डिनायल मतलब इनकार होता है। डिपार्टमेंटल नेग्लिजेंस है, ये लापरवाही है, जांच नहीं है। डिक्री यानी हुक्मनामा एकदम सही है, एक लेटर होता है जिसमें सारी आपको कोई ऑर्डर लिख के देता है। सर कौन सा सरकारी पत्र नहीं है? परिपत्र होता है, अनुस्मारक होता है, अधिसूचना होता है, आवेदक पत्र नहीं होता है, एप्लीकेशन वाला। सर अगला है निम्न में से गुण सद्धि का उदाहरण है सर महा प्लस ऋषि, ये वाला। इसके अलावा आप जानते हैं ये तो है, आप जानते हो पोधन अक है जो कि अयादि संधि से है। ये वाला कौन सा है? ये सर अभि प्लस उदय है जो कि यण संधि से है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये मत प्लस एक के है बच्चों, मत प्लस एक के है जो कि आप जानते हैं वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो आंसर कौन सा होगा? महर्षि, महा प्लस ऋषि गुण संधि का। और लास्ट क्वेश्चन जो मैं करवाऊंगी वो है सर घन का अनेकार्थक शब्द है, तो ये हल्का नहीं भारी होता है बच्चों। इसके अलावा बादल, हाथ, बगीचा, भारी ये भी नहीं होगा। सर हथौड़ा, अधिक बड़ा, बादल, गटा ये एकदम सही है बच्चों। इसके अलावा अधिक बड़ा हथौड़ा हल्का नहीं होना चाहिए। आंसर कौन सा वाला होगा सर? आंसर होगा सी ऑप्शन। इसी के साथ में अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अब आप लोग अच्छे से पेपर देना, बाकी भी सारे पेपर हैं बैक टू बैक, उन सभी को आप अटेंड करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स ये अपने 5 क्वेश्चन पूछे गए थे कंप्यूटर के, पेपर नंबर 10 था जिसका सॉल्यूशन करवाने में आया हूँ। और 5 क्वेश्चन जो कंप्यूटर के थे उनका सॉल्यूशन देखेंगे। पहला क्वेश्चन था आपका 1 योटाबाइट। योटाबाइट किसके बराबर है? तो मैंने आपको ये पूरा थ्योरी क्लास में आपको सारे बताए थे कि 1 केबी के बराबर कितना होता है, 1 एमबी के बराबर क्या होता है, 1 जीबी के बराबर। ये कुछ नए अभी के टाइम पे चल रहे हैं। एक तो देखिएगा, एक होता है पीबी। तो पीबी के बराबर कितना, पीबी बराबर किसके होता है? 1024 आपका टीबी के बराबर। ठीक है, टीबी तक तो सभी को याद है क्योंकि टीबी तक के तो मोबाइल भी आ गए हैं। एप्पल का देख लो या वन प्लस का देख लो, सब में स्टोरेज 1 टीबी तक की आ गई है। तो यहाँ तक की तो बेसिक नॉलेज सभी को ही है। लेकिन उसके आगे क्या, उसके आगे की देखिएगा। टीबी के बाद में आ रहा आपका पीबी। ठीक है, पीबी के बाद में आ रहा आपका ईबी। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्साबाइट। तो 1 ईबी बराबर होता है 1024 पीबी के बराबर। उसके बाद में मैं बात कर रहा हूं अब इसके आगे क्या, तो आता है जेटाबाइट। ठीक है, और 1 जेटाबाइट बराबर होता है 1024 अपना ईबी होता है। ईबी लिख देता हूं यहां पे मैं, है ना। अब सर जेटाबाइट के बाद में क्या होता है? तो सबसे अंतिम अभी यही चल रहा है जो आपसे पूछा गया था, येटाबाइट, योटाबाइट। ठीक है, तो 1 योटाबाइट बराबर आपका हो जाएगा 1024 जेड बी, जिसको अपन क्या बोलते हैं? जेटाबाइट भी बोलते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा होने वाला है? सी। एक इसकी मैं ट्रिक बताता हूं याद करने की, अगर आप याद करना चाहें ट्रिक से मेमोरी याद हो जाएगा ये पूरा। देखिएगा, कल कल मैंने जीटी में पीजे खाया, पीजे खाया। तो ये एक ट्रिक है। अब देखिएगा, कल के से आ गया आपका केबी। ठीक है, सबसे छोटा केबी। उससे बड़े में आते हैं अपन, में से आया एमबी, एमबी से आया, जी से आ गया आपके जीबी। ठीक है, टी से आ गया आपका टीबी। और पीजे, वैसे तो पिज्जा बोलते हैं, पीजे लिख देता हूं मैं इसको। पीजे खाया, तो पी से तो मैंने आपको बताया था पीबी। पीबी के बाद में आपके आएगा ईबी, ईबी के बाद में आएगा आपके जेड बी, और जेड बी के बाद में लास्ट में आता है आपके वाई बी। तो ये जो ट्रिक है ये याद कर लीजिएगा, कल मैंने जीटी में पीजे खाया। ठीक है, कल से के पे के भी आ जाएगा, एम बी, जी बी, टी बी, पी बी, ई बी, जेड बी और फिर वाई बी।
तो ये देखिए, ये इसलिए मैंने आपको समझाया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेमोरी के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एमएक्स एक्सेल में आप एक नई वर्कशीट कैसे सम्मिलित कर सकते हैं शॉर्टकट की वजह। देखिए, शॉर्टकट की का एक क्वेश्चन कंफर्म है, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, आपके इजी इजी आएंगे, इतने टफ आएंगे नहीं, पर ये पूछा मैंने इसलिए था कि ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा शिफ्ट प्लस F11। सर शॉर्टकट कीज याद नहीं होते तो कैसे याद करें? याद करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिकल तरीका। देखिए, हमें भी तभी याद हो पाते हैं, चाहे कोई भी टीचर हो, उनको भी तभी याद हो पाएंगे जब आपके क्या होगा, ये शॉर्टकट की आप अपन यूज करेंगे। अब जैसे कंट्रोल W है, कोई भी प्रोग्राम आपने ओपन कर रखा है, उस पर आप कंट्रोल W दबाएंगे तो प्रोग्राम बंद हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल F11 है, अल्ट N है, तो अल्ट N से जो भी ऊपर की तरफ जो फाइल और ये सब दिए हुए होते हैं ना, तो अल्ट N से वो चीज ओपन होगी जो कि आपके सॉफ्टवेयर में कमांड दे रखी है। ठीक है ना, तो आगे बात करता हूं मैं क्वेश्चन की। इसका तो सही आंसर ये होने वाला है। आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य यूआरएल है। यूआरएल कौन सा होता है? जो ऊपर वेबसाइट की पे आपके दिया हुआ होता है वो यूआरएल होता है। तो देखिएगा, मान्य कौन सा है? नहीं है पूछा गया। तो देखिए, एफटीपी डबल डैश जिसमें है वो एकदम सही होना जाएगा। ठीक है, इसमें भी दिया हुआ है और आपके इसमें भी दिया हुआ है, तो ए और बी तो नहीं होने वाले क्योंकि ये तो क्या मान्य है। नहीं मान्य है कौन सा पूछा गया? अब देखिएगा, जहां पे @example.com से जोड़ा जाए तो ये भी एक मान्य वेब पेज माना जाएगा। गलत कौन सा है? ये। ठीक है, HTTP का आगे आपकी क्या है? डबल डैश नहीं लिखा हुआ। एस जो इसमें डिनोट करता है वो सिक्योरिटी के लिए डिनोट करता है। HTTP के बाद में जो एस आता है वो डिनोट करता है सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, मतलब कि ये वेब पेज आपका सिक्योर है, आप इसमें वायरस कुछ भी नहीं आ सकता। ठीक है, ऐसी कई वेबसाइट होती है जो आपको अलर्ट करता है कि ये अनसिक्योर वेबसाइट है, तो आप देखेंगे उसमें एस नहीं लिखा होगा। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि HTTP में एस किस चीज को डिनोट करता है? सिक्योरिटी को। ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन दे रखा है, विंडोज में रिसाइकिल बिन के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो देखिएगा, पहला बोला ये हटाई गई फाइलों और फोल्डरों के लिए एक अस्थायी भंडारण स्थान है। अस्थायी भंडारण स्थान क्यों है? क्योंकि ऐसी फाइलें जो भी आप डिलीट करते हो ये एक कैच मेमोरी में स्टोर करता है, आप चाहो तो इसको वापस से रिस्टोर कर सकते हो। तो ये वाला तो एकदम सही है। दूसरा बोला गया, रिसाइकिल बिन से फाइलों को उनके मूल स्थान पर पुनः स्थापित किया जा सकता है। जैसा कि मैंने कहा था, एक बार डिलीट कर लो, अब रिसाइकिल बिन से जा करके वापस रिस्टोर करोगे तो वो स्टोर हो जाती है। तो दूसरा भी सही है। तीसरा बोला गया, रिसाइकिल बिन में भेजी गई फाइलें अभी भी डिस्क स्थान घेरती हैं। ये सही बात है, एकदम कैश फाइल में आकर के ये आपके सेव रहती है, तभी तो रिस्टोर हो पा रही है। ये अभी पूरी तरीके से आपकी मेमोरी से डिलीट हुई नहीं है। ठीक है, दूसरा आपको दे रखा है, भारी हार्ड ड्राइव या यूएसबी। भारी हार्ड ड्राइव कौन सी होती है? एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो होती है, या वो हो या फिर यूएसबी हो, उस पर अगर आप डिलीट करते हो तो रिसाइकिल बिन में जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं जाती है। वो अगर आप डिलीट करोगे ना तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी उसमें से, तो वो कहीं नहीं जाती। ठीक है, तो ये वाला जो है इसका डी इसका सही आंसर होने वाला है कि रिसाइकिल बिन में से इनमें से कौन सा कथन गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको थ्योरी में सारा पढ़ाया था। 3 टाइप के मैंने आपको सॉफ्टवेयर पढ़ाए थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है कि जो आपके सिस्टम को सिक्योर रखते हैं, जो भी आपके कंप्यूटर को सिक्योर करेंगे, वो सॉफ्टवेयर जो होंगे वो होंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो देखिएगा, एंटीवायरस सिक्योर करता है, डिस्क जो है, डिस्क आपके ये डीफ्रेगमेंट, ठीक है, तो डिस्क को जो क्लीन करता है, वायरस क्लीन करता है, वो आपका क्या होगा? एक सिक्योरिटी, मतलब कि एंटीवायरस टाइप का ही होगा। तो ये भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का पार्ट है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है, ये इसका सही आंसर होने वाला है कि ये क्या है कि एक एंटीवायरस नहीं है। और इसको किस तरीके का सॉफ्टवेयर कहेंगे ये भी देख लीजिए। इसको बोलते हैं अपन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ये बोला डेटा कंप्रेशन टूल, डेटा को शॉर्ट करने के लिए या उसको क्लियर करने के लिए इस टूल्स का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी एक सिक्योर सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो ये आपके 5 क्वेश्चन थे जिसमें आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी।
और जैसा कि मैंने कहा था शॉर्टकट कीज के बारे में, तो शॉर्टकट कीज अगर याद नहीं हो रही है तो लैपटॉप या किसी दोस्त से कंप्यूटर ले करके आप उस शॉर्टकट कीज को यूज कीजिए और वो तुरंत आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे 5 क्वेश्चन थे। पेपर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, राम राम। हाँ जी, साइंस के हमारे 5 क्वेश्चन थे आपके 10वें नंबर वाले पेपर के अंदर, जिनकी व्याख्या हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था आपके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरल डिजीज। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग है? ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस बेटा बैक्टीरिया से होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, परजीवी जनित रोग है, ये जीवाणु से होता है। इन्फ्लुएंजा बिल्कुल ये वायरस से होने वाला रोग है। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो यही होगा, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, और हैजा जो है ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, जीवाणु से होने वाला रोग है, जीवाणु जनित रोग है। थोड़ी थोड़ी हम व्याख्या देख लेते हैं। सबसे पहले पर हम बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस, जिसको तपेदिक रोग कहते हैं, क्षय रोग कहा जाता है, राज यक्ष्मा रोग कहते हैं, काक रोग कहा जाता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इसका एक टेस्ट का नाम याद रखना आप, क्षय रोग का एक टेस्ट किया जाता है जिसका नाम है मॉन्टेक्स परीक्षण। कौन सी जांच की जाती है? मॉन्टेक्स परीक्षण। मलेरिया का जो टेस्ट होता है ना, उसका नाम है एमपी टेस्ट, मलेरिया पैरासाइट टेस्ट, याद रखना। ट्यूबरक्लोसिस की हम बात करें, टीबी जो होती है, टीबी के अंदर जो प्रभावित अंग है, ये भी क्वेश्चन कई बार आता है, तो टीबी का प्रभावित अंग क्या हो जाएगा? लंग्स होगा, फेफड़े होंगे। टीबी के लिए एक टीका भी लगाया जाता है जिसका नाम है बीसीजी का वैक्सीन लगाया जाता है, बैसिलस कालमेट ग्वारिन के नाम से इसे जाना जाता है। और टीबी के लिए वर्तमान में एक पद्धति यूज में आती है जिसका नाम है डॉट्स पद्धति, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। 6 महीने की अवधि के लिए पेशेंट को डॉक्टर की सीधे देखरेख में रखा जाता है, उसको डॉट्स पद्धति कहते हैं। टीबी दिवस मनाया जाता है दोस्तों 24 मार्च। टीबी दिवस कब मनाते हैं? 24 मार्च। और टीबी की जो थीम है 2025 की, हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, इसके प्रति हम प्रतिबद्ध रहें, निवेश करें। ठीक है, ये 2025 की थीम भी आपको याद रखनी है। अगला रोग आता है मलेरिया। मलेरिया का जो परजीवी होता है दोस्तों, उसका नाम है प्लाज्मोडियम परजीवी। प्लाज्मोडियम परजीवी की वैसे 4 प्रजातियां होती हैं, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओविल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। सर्वाधिक घातक प्रजाति होती है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, याद रखिएगा। मलेरिया जो होता है वो परजीवी के द्वारा होने वाला रोग है, और ये किस मच्छर के माध्यम से फैलता है? तो मादा एनाफ्लीज मच्छर के माध्यम से फैलता है, जिसकी खोज की थी सर रोनाल्ड रॉस ने। किसने की थी? सर रोनाल्ड रॉस ने इसकी खोज की है। मलेरिया दिवस मनाया जाता है दोस्तों 25 अप्रैल। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला रोग है इन्फ्लुएंजा, वायरस जनित रोग है, यही हमारा आंसर था। इसमें खांसी जुकाम बुखार होते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा होता है। और हैजा की बात करें तो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इसके बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कोलेरा। क्या नाम है? विब्रियो कोलेरा। इसमें उल्टी दस्त होते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है। हैजा को बिसुचिका के नाम से जाना जाता है, याद रखना। किस नाम से जाना जाता है? बिसुचिका रोग के नाम से जाना जाता है। तो पहले का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी होगा। विषाणु जनित रोग कौन सा है? इन्फ्लुएंजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ड्यू टू इट्स जीन्स इज कॉल्ड। जीन के कारण जीव का भौतिक रूप क्या कहलाता है? किसी जीव के ऐसे लक्षण जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं उसको कहा जाता है फिनोटाइप। क्या बोलते हैं? फिनोटाइप कहते हैं, या इसको कहा जाता है हिंदी में समलक्षणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समलक्षणी। और यहां पर फिजिकल अपीयरेंस की जगह पर जेनेटिक अपीयरेंस यदि होता, भौतिक रूप की जगह यदि यहां पर जीनी रूप होता, तो आंसर क्या बन जाता हमारा? जीनोटाइप बन जाता। यानी इसमें जीनी लक्षणों के आधार पर
जब अध्ययन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। गुणसूत्र जो होते हैं दोस्तों, गुणसूत्र किस किस से मिलकर बने होते हैं, तो डीएनए और मेन तो पाया जाता है इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन, कुछ मात्रा में आरएनए भी हो सकता है। गुणसूत्रों का मेन कार्य क्या होता है, गुणसूत्रों का मेन कार्य होता है दोस्तों लक्षणों का निर्धारण करना। क्या काम होता है, लक्षणों का निर्धारण करना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ट्रांसफर करना, सॉरी निर्धारण जीन करता है, और लक्षणों का जो स्थानांतरण करता है एक पीढ़ी से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, वो कौन करता है, क्रोमोसोम करता है। क्रोमोसोम की संख्या की बात करें तो 44 प्लस XY तो होते हैं दोस्तों मेल में, और 44 प्लस XX किसमें पाए जाते हैं, फीमेल में होते हैं। इन टोटल गुणसूत्र होते हैं 46, या हम कह सकते हैं 23 जोड़े। एलिंगी इधर वालों को कहते हैं एलिंगी, क्या बोलते हैं इनको, एलिंगी कहते हैं। और इधर वाला जोड़ा है इनको कहा जाता है दोस्तों लिंगी गुणसूत्र, इनको कहते हैं एलोसोम्स, इनको कहा जाता है ऑटोसोम्स के नाम से जाना जाता है। क्रोमोसोम जो होते हैं ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। क्रोमोसोम जो है ये नाम दिया था बाल्डियर ने, और इसकी जो खोज की थी दोस्तों वो की है स्ट्रास वर्गर ने। किसने खोज की है, स्ट्रास वर्गर ने। कहां पाए जाते हैं ये, न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं। अगला एक पॉइंट आता है एलील, ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आ चुका है एलील पर, कि एलील क्या होते हैं, किसी भी युग्म विकल्पी के दोनों कारक, जैसे हम बात करें कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इनको जेनेटिक्स में क्या कहा जाता है, एलील कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनको एलील कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, फिनोटाइप होगा। कौन सा होगा, फिनोटाइप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्सर्जी अंग है। हार्ट की बात करें, हार्ट से किसी प्रकार का उत्सर्जन नहीं होता है। किडनी हमारा मेन अंग है उत्सर्जन का, याद रखना, तो सेकंड इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। उत्सर्जी अंग में हालांकि आने को फेफड़े भी आते हैं, याद रखना, इसकी दो ऑप्शन भी आंसर हो सकते हैं, लेकिन यहां पर अपन बात करें कि मुख्य अंग की बात करें तो मुख्य अंग होगा किडनी। वैसे यदि इसमें ऑप्शन में आपको पैंक्रियाज की जगह लिखा मिले बी एंड सी, तो फिर आंसर हो जाएगा बी एंड सी, क्योंकि फेफड़ों के द्वारा भी याद रखना CO2 का एक्सक्रीशन होता है। किसका एक्सक्रीशन होगा, CO2 का। लेकिन मेन ऑर्गन की बात करें तो हमारा मेन ऑर्गन कौन सा हो जाएगा, किडनी होगा। किडनी की बात करें तो किडनी की संख्या 2 होती है। किडनी कहां पर होती है, किडनी हमारे कमर क्षेत्र में वेस्ट भाग में पाई जाती है, पीछे की तरफ होती है। प्रत्येक किडनी का वजन लगभग 130 से 140 ग्राम होता है। किडनी का मेन काम क्या होता है, किडनी का मेन काम होता है रक्त का परानिस्यंदन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। याद रखिएगा, एक तो होता है प्यूरिफिकेशन और एक होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। प्यूरिफिकेशन की यदि हम बात करेंगे तो प्यूरिफिकेशन तो होता है लंग्स में, और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहां पर होगा, किडनी में होगा। रक्त को छानना तो होता है किडनी के द्वारा, रक्त को शुद्ध करने की क्रिया जो होती है वो कौन करेगा, लंग्स करेगा। अग्नाशय के बारे में याद रखना, शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है ये, शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, और ये सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि के रूप में भी इसको जाना जाता है, पैंक्रियाज को। पैंक्रियाज जो होता है ये बहिस्रावी और अंतःस्रावी, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों ग्लैंड्स की तरह काम करता है। इसका वेट होता है 85 ग्राम। इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन, ये सभी हार्मोन इसी से ही निकलते हैं। पाचक ग्रंथि के रूप में भी इसे जाना जाता है। हार्ट का वेट याद रखना, हार्ट का वजन कितना होता है, 300 ग्राम होता है। हार्ट का वजन पुरुषों में होता है, मेल में 300 ग्राम, फीमेल में होता है 250 ग्राम। बच्चों याद रखना, ग्राम में कभी एम नहीं आता है, हमेशा किससे डिनोट किया जाता है, जी से डिनोट किया जाता है, एम मत लगा देना। ऐसा एक बार क्वेश्चन जूनियर अकाउंटेंट में आया था, उसमें क्वेश्चन आया था लीटर को किससे दर्शाते हैं, तो उसमें ऑप्शन कुछ इस प्रकार थे, LTR, स्मॉल एल, ली, इस तरीके से, और एक था कैपिटल एल। तो बच्चे कंफ्यूज हो गए कि यार इसका आंसर क्या करें, क्योंकि कई बच्चे एल भी लिखते हैं, छोटा एल, LTR। अधिकतर बच्चों ने ये किया LTR या एल, जबकि इसका राइट आंसर क्या होगा, कैपिटल एल होगा, याद रखना। इसी तरीके से याद रखना, ग्राम को हमेशा जी से डिनोट करते हैं,
एम कभी भी लगाते नहीं है, क्योंकि ग्राम एम का कोई मीनिंग यहां पर होता ही नहीं है। केजी को हम किलोग्राम को केजी लिखते हैं, तो वे ग्राम में एम क्यों लटकाते हो? एम का कोई मीनिंग ही नहीं होता यहां पर एक्चुअली। ये जी ओनली क्या होगा यहां पर, ग्राम को हमेशा जी से ही नोट करते हैं। ऐसा भी कोई क्वेश्चन आपको कभी देखने को मिल सकता है। तो राइट आंसर का क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल? मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स, एलॉय, धातु, अधातु, मिश्र धातु, उपधातु, इनमें से कई बार क्वेश्चन आता है। कौन सा एक अधातु है? बिल्कुल पहली सोडियम धातु है। सोडियम पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको कहां डुबो कर रखा जाता है? तो केरोसिन तेल के अंदर डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि खुले में रखने पर यह वायु के साथ क्रिया करके जलने लग जाता है, इसलिए इसको आग पकड़ लेता है ये, इसलिए इसको केरोसिन तेल के अंदर डुबो करके रखा जाता है। दूसरा, ये धातु थोड़ी सॉफ्ट होती है, इसको चाकू से भी काटा जा सकता है, याद रखना। लोहा की बात करें तो यह भी एक धातु है। लोहे का मुख्य अयस्क का नाम याद रखना, एक तो हेमेटाइट होता है, एक लोहे का निष्कर्षण मैग्नेटाइट से किया जाता है, एक लोहे का निष्कर्षण सिडेराइट से किया जाता है, एक लोहे का निष्कर्षण लिमोनाइट से किया जाता है। ये सारे ही लोहे के अयस्क हैं, याद रखना। लोहा मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयोग में लाई, मानव द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली धातु है। सर्वाधिक की बात करें, मानव द्वारा सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक यूज होता है लोहे का। सर्वप्रथम की बात करें तो आंसर होगा तांबा या कॉपर, याद रखिएगा। गंधक, गंधक बिल्कुल एक धातु है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गंधक होगा। और बाकी तांबा भी क्या है, एक धातु है। सबसे पहले उपयोग में लाई जाने वाली धातु कौन सी है, तांबा है। तांबा का उपयोग ऊष्मा मापी यंत्र बनाने में किया जाता है। कैलोरीमीटर बनाने में भी किसका यूज होता है, तांबे का यूज किया जाता है। एक तांबा और जस्ता से मिलकर बनने वाली एक महत्वपूर्ण मिश्र धातु बनती है, इसका नाम क्या है, पीतल है, याद रखना, जो कि तांबा और जस्ते से मिलकर के बनी हुई होती है। इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, सल्फर होगा, गंधक का होगा। गंधक का यूज ब्यूटी पार्लर में किया जाता है, हेयर सेटिंग के लिए किया जाता है। तो एक एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है कि ब्यूटी पार्लर में हेयर सेटिंग में किसका यूज किया जाता है, तो गंधक का यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गंधक। हमारे मोस्टली धातु होती है और अधातु होती है। अधातुओं में याद रखना, एक तो सल्फर आता है, एक फास्फोरस आता है, एक सिलिकॉन आता है, याद रखना, एक कार्बन आता है, एक नाइट्रोजन आता है, फ्लोरीन आती है, इसके अलावा ऑक्सीजन आता है। ये कुछ अधातु हैं जो एवरीडे लाइफ से रिलेटेड करती हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है कि कौन कौन से इसमें आते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल चेंज? निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। फिजिकल परिवर्तन का मतलब होता है जिसमें पदार्थ की केवल फिजिकल स्टेट बदलती है, पदार्थ के केवल भौतिक गुण बदलते हैं, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, याद रखना। यानी भौतिक गुण बदलते हैं। लोहे का जंग का लगना, ये तो याद रखना रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज है। कागज का जलना, जलना भी रासायनिक परिवर्तन है, जलना याद रखना रासायनिक में आएगा। चाहे कुछ भी जले, लोहा जले, चाहे हम बात करें कागज जले, कपड़ा जले, अगरबत्ती जले, मोमबत्ती जले, कोई भी जले, जलना हमेशा रासायनिक परिवर्तन में आता है। बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना याद रखना एक कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। पानी का बर्फ बनना, बर्फ का पिघलना, पानी का भाप बनकर उड़ना, संघनन क्रिया, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, फिजिकल स्टेट के एग्जाम्पल हैं। किसी चीज को पकाना और पकना दोनों ही याद रखना केमिकल चेंज में आते हैं। पकाना और पकना, जैसे फलों का पकना, फलों का सड़ना, खाने का पकना, भोजन का पकना, चावल पकाना, लोहे पर जंग का लगना, दूध से दही का बनना, मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती के जलने में याद रखना भौतिक परिवर्तन भी होगा और रासायनिक परिवर्तन भी होता है। इसके अलावा आटे से रोटी का बनना, मेहंदी का रचना, दूध से दही का बनना, पनीर का बनना, दूध का फटना, कागज का जलना, मोमबत्ती का जलना, ये सारे रासायनिक परिवर्तन में आते हैं। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो वो सारे केमिकल परिवर्तन में आते हैं। याद रखना भौतिक परिवर्तन में भौतिक अवस्था बदलती है, रासायनिक गुण नहीं बदलते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन के अंदर एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, किस परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, तो रासायनिक परिवर्तन के अंदर बनता है। और दोनों के संगठन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। भौतिक परिवर्तन हमेशा
उत्क्रमणीय होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, मूल अवस्था को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, बर्फ से पानी बना सकते हैं, पानी से बर्फ बना सकते हैं, पानी को उबालते हैं तो वो भाप बनकर उड़ जाता है, वापस संघनन के द्वारा बारिश हो जाती है, ओलावृष्टि हो जाती है, यानी उत्क्रमणीय होते हैं। और उत्क्रमणीय परिवर्तन हमेशा अस्थायी होंगे, अनस्टेबल होंगे, जबकि रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो एक बार होने के बाद दोबारा चेंज नहीं होते हैं, ये इरिवर्सिबल होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं। और जो अनुत्क्रमणीय होगा वो हमेशा कैसा होगा, स्थायी होगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी। तो दोस्तों ये थे हमारे 5 क्वेश्चन जिनका हमने सॉल्यूशन यहां पर देख लिया है। थैंक यू। सभी बच्चों को नमस्कार। 4th ग्रेड के आपके पेपर का सॉल्यूशन, टोटल 15 क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे गए थे और उन 15 क्वेश्चंस को करने का बेस्ट तरीका, शॉर्ट मेथड क्या हो सकता है, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना, सवालों को समझने की कोशिश करना। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए बेटा, दो स्टेशन ए और बी एक सीधी रेखा पर 110 किलोमीटर की दूरी पर है। मैंने मान लिया कि वो दो स्टेशनों की बात कर रहा है। एक स्टेशन ए है ये वाला और एक स्टेशन बी है ये वाला। यहां से एक ट्रेन चलती है सुबह 7 बजे जिसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। बी से एक ट्रेन चलती है 8 बजे जिसकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। तो एक बात बताओ, जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ चलेंगी तो कहीं ना कहीं मिलेंगी। मिलने का टाइम कितना होगा, आपसे वो ये पूछ रहा था। यहां पे एक कॉन्सेप्ट ये आता है बच्चे, इस ट्रेन ने चलना शुरू किया 8 बजे, इस ट्रेन ने चलना शुरू किया 7 बजे, तो मैं ये सोच सकता हूं जब इस ट्रेन ने चलना शुरू किया होगा तब तक तो यार ये 1 घंटा चल चुकी होगी। तो इसका मतलब इसने 1 घंटे में जो दूरी चली होगी वो इसने बी की तुलना में ज्यादा चल ली होगी। तो आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो दोस्तों कि आपने 1 घंटे का सफर तय कर लिया और आप 1 घंटे में कितना चलते हो, आपकी स्पीड के बराबर 20 किलोमीटर। अब आप 8 बजे यहां आ गए होंगे। टोटल दूरी कितनी थी बेटा, 110 किलोमीटर में 20 किलोमीटर आप चल लिए। अब दोनों ट्रेनों को कितना चलना बाकी रह गया, 90 किलोमीटर चलना बाकी रह गया। ऐसा मैंने क्यों किया, मैंने इन दोनों को एक साथ क्यों किया बराबर बराबर, क्योंकि रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल निकालने के लिए समय आपका बराबर बराबर होना चाहिए। अगर ये 8 बजे चल रही है, ये 8 बजे चल रही है, तभी हम दोनों की रिलेटिव स्पीड निकाल सकते हैं। अब समय पूछ रहा है, समय बराबर कितना होता है, दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आप मुझे बताओ दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी कितनी बच गई, 90 बटे में सापेक्ष चाल, एक 25 से चल रही है, एक 20 से चल रही है, दोनों एक दूसरे की तरफ चलती हैं, दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी 45 की स्पीड से। 90 किलोमीटर जाने में मात्र 2 घंटे का समय लगेगा। तो आप ये कह सकते हैं ये 8 बजे यहां से चली, ये 8 बजे यहां से चली, 2 घंटे बाद मिल लेंगी, तो दोनों की मुलाकात सुबह कितने बजे हो जाएगी, 10 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 मीटर और 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां 18 मीटर पर सेकंड और 15 मीटर पर सेकंड की गति से विपरीत दिशा में चल रही हैं, कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगी। पार करने का समय जब भी पूछे, समय जब भी पूछे तो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटे चाल। जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है तो दोनों की लंबाई के जोड़ के बराबर चलती है, 220 मीटर चलेगी। 18 और 15 दोनों की रिलेटिव स्पीड से 18 और 15 को जोड़ेंगे तो 33 आएगा। समय निकालना है, निकाल लीजिए। 11 से कट गया 20 बार, 11 से कट गया 3 बार, और जब इसको काट देंगे तो 6.666 आपका आंसर आएगा, जिसको मैं 6.7 के बराबर लिख सकता हूं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पढ़े होंगे ना ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट आपने, बिल्कुल जब आप बेसिक पढ़ते हैं, कोर्स पढ़ते हैं, जब आप किसी भी सिलेबस का, जब आपको पढ़ाया जाता है बेसिक कॉन्सेप्ट, तब आपको ये सारी चीजें बताई जाती है। ए बी से 50% अधिक कुशल है
सी ए और बी द्वारा मिलकर किए गए काम का आधा काम करता है। देखना भाई, एक ए है, एक बी है, एक सी है। ए बी से 50% ज्यादा कुशल है, मतलब अगर ये 100 काम करता है तो ये 150 काम करता होगा। अब इतना बड़ा बड़ा मानने की क्या जरूरत है? 0 से 0 काट लिया, 5 से काट लिया 3 बार, 5 से काट लिया 2 बार, मतलब ये 3 काम करता है तो ये कितने करता होगा? 2 काम करता होगा एक दिन में। सी ए और बी द्वारा मिलकर किए गए काम का आधा काम करता है। इन दोनों ने 5 काम कर लिया एक दिन में, तो ये आधा काम करेगा। कितना काम कर देगा? डेली के 2.5 काम करेगा, प्रतिदिन 2.5 काम करेगा। सी अकेला काम को 40 दिन में पूरा कर लेता है। जो आदमी एक दिन में 2.5 काम कर रहा है वो 40 दिनों में कितने काम कर देगा? तो 2.5 के हिसाब से 40 दिन तक काम करेगा। इतना काम कर दिया होगा 40 दिन में। क्या पूछ रहा है? जो काम 40 दिन में इसने किया, तीनों मिलकर कितने दिन में करते? तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते? 3 2 5 और 7.5। तो कितना काम हो जाता बेटा? 2.5 से कट गया 3 बार, और 3 से जब इसको काटोगे तो 13 से ही 13 3 39, 13 से ही 1/3 दिन में आपका पूरा काम हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक में हम इन सवालों को पढ़ते हैं। आगे चलिए। ए किसी काम को पूरा करने में बी से 3 गुना और सी से 5 गुना समय लेता है। ए, बी और सी। ए किसी काम को करने में बी से 3 गुना समय लेता है, तो इसका मतलब अगर इसकी काम करने की क्षमता 1 है तो इसकी काम करने की क्षमता कितनी होगी? 3 होगी। जो क्षमता होती है समय का उल्टा होती है। इसकी क्षमता 3 है तो ये 3 गुना ज्यादा काम करता होगा, इसलिए इसने कम समय लिया होगा। एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। ए सी से 5 गुना समय लेता है तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 5 गुना हो जाएगी। सीधा लिख दीजिए, आसान तरीका बता रहा हूं। क्या बोल रहा है? वे उस काम को मिलकर 5 दिन में पूरा कर लेते। तीनों मिलकर काम करते तो 5 और 3 8, एक दिन में 9 काम करते, तो 5 दिन में कितना काम हो जाता? 45 काम। अब ये 45 काम किससे करवाना है? ए द्वारा। ए एक दिन में 1 काम करता है तो 45 काम करने में कितने दिन लेगा? 45 दिन लेगा। पता नहीं आपने किस तरीके से किया होगा, अगर बेसिक अच्छा है तो आप सीधा सवाल का जवाब निकाल सकते थे। नेक्स्ट। 5 वर्षों के लिए 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से एक्स का पैसा 5% पर 5 का 9% पर एक्स रुपए का जो ब्याज होगा वो कह रहा है वाई रुपए का 6.25% की दर से कितने साल का बेटा? 8 साल का ब्याज बराबर बराबर होगा। दोनों का ब्याज आपको बराबर बराबर दिया हुआ है। देखिए परसेंट से परसेंट गया। 6.25 को मैं बटे में 100 करके लिख देता हूं। 25 से कट गया 25 बार, 25 से कट गया 4 बार, 4 से कट जाएगा जी ये 2 बार, ठीक है। 5 से कट जाएगा जी ये 5 बार। तो आप कह सकते हो 9 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 10 इंटू वाई। वाई की वैल्यू 9 और एक्स की वैल्यू 10 हो जाएगी। ऐसे लिखते हैं ना अपन क्रॉस करके, तो x बराबर 10 आ गया, y बराबर 9 आ गया, तो अनुपात आ जाएगा 10:9। बी ऑप्शन मेरा सही होगा। आगे चलते हैं। 7 और 9 में क्या जोड़ दिया जाए कि इन दोनों का अनुपात 13:14 हो जाए? वो कह रहा है 7 में क्या जोड़ दूं और 9 में क्या जोड़ दूं कि अनुपात 13 और 14 के बराबर आ जाए। मैं बेसिक में हर बार बताता हूं कि इस सवाल को करने का सबसे आसान तरीका होता है ऑप्शन। 16 16 जोड़ दो। अगर मैं 16 16 जोड़ दूं तो 16 जोड़ने पर ये 23 हो जाएगा, 16 जोड़ने पर ये 25 हो जाएगा। इन दोनों का अनुपात तो 13 14 नहीं आता। दूसरा ऑप्शन 19 19 जोड़ के देख लेते हैं। 19 जोड़ा 19 जोड़ा 19 जोड़ा तो 26 हो गया, 19 जोड़ा तो 28 हो गया, 2 से कट गया 13 बार, 2 से कट गया 14 बार। जी हां 19 हमारा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है। आगे चलिए। 12 13 और 11 के अनुपात में
विभिन्न प्रकार के पुराने सिक्के हैं। 12 सिक्के हैं, 13 सिक्के हैं और 11 सिक्के हैं। ये सिक्के किस किस के हैं? 3 रुपए के, 4 रुपए के और आपके पास 5 रुपए के। अब एक बताओ, अगर 12-12 रुपए के 3 सिक्के हैं तो टोटल आपके पास 36 रुपए होने चाहिए। यहां टोटल आपके पास 52 रुपए होने चाहिए। यहां टोटल आपके पास 55 रुपए होने चाहिए। अरे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? और वो कह रहा है तीनों को मिला के जो टोटल आपके पास पैसा है बैग में, तीनों को मिला देते हैं। 6 और 4 10 और 5 15, यही आएगा ना। 13 चौक माफ करना 52 आएगा बच्चों, माफ कर दीजिए। 52 36, 6 और 2 8 और 5 13 का 3 आ गया, एक बच गया। 5 और 5 10 और 3 13 और 1 14, 143। लेकिन वो कह रहा है कितने हैं? 572 हैं। कितने गुना ज्यादा? 14 चौक 56, 560, 4 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा था? 3 रुपए के सिक्के, 3 रुपए के जो सिक्के हैं वो भी कितने गुना हो जाएंगे? 4 गुना। 12 चौक 48, 48 सिक्के होंगे। आंख बंद करके ये ऑप्शन लगा दीजिए। नेक्स्ट, 3 किलो सेब और 4 किलो संतरा, 3 किलो एप्पल और 4 किलो ऑरेंज कितने रुपए के आते हैं? 210 रुपए के आते हैं। 5 किलो एप्पल और 8 किलो ऑरेंज कितने रुपए के आते हैं? 175 रुपए के आते हैं। तो क्या पूछ रहा था? 1 किलो एप्पल की कीमत कितनी होगी? देखिए, अगर मैं इसको 2 गुना कर दूं, इसको 2 गुना कर दूं, ये भी 2 गुना हो जाएगा। उल्टा लिख दिया क्या? 3 किलो सेब, 4 किलो ऑरेंज 210 रुपए के हैं। और साहब 5 किलो सेब और 2 किलो, अरे 5 और 2 है यहां पे भाई, ओहो। 5 किलो एप्पल, 2 किलो ऑरेंज 175 रुपए के हैं। तो मैंने इस इक्वेशन को डबल कर दिया। अब देखना डायरेक्ट कैसे करेंगे। जब डबल करके माइनस करोगे, माइनस करोगे, माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10। 10 में से माइनस करोगे तो आएगा माइनस का 7a। 2 दूनी 4, 4 से 4 कट जाएगा। 175 का दुगना 350, 350 में से 210 माइनस करेंगे, माइनस का 140 बचेगा। 0 से 0 कट गया। तो एप्पल की कीमत कितनी आ गई? 20 रुपए। मेरे सवाल का जवाब कितना आ जाएगा? 20। अच्छा पढ़िए, मस्त पढ़िए, आगे चलिए। स्कूल में 1400 बॉयज हैं। बॉयज कितने हैं? 1400। गर्ल्स कितनी है? 600। क्या बोल रहा है? 40% लड़कियां और 60% लड़के परीक्षा में पास हुए। फेल होने वाले छात्रों का, अगर 40% लड़कियां पास हुई हैं तो 60% फेल हो गई होंगी। और 360 का 60% कितना होता है? 600 का 60% कितना होता है? 360 लड़कियां फेल हो गई। अगर 60% लड़के पास हुए हैं तो इसका मतलब 40% फेल हो गए होंगे। 560 लड़के फेल हो गए। तो फेल होने वाले बच्चे कितने हैं? 6 दूनी 12 का 2, 20 बच गया। 920 बच्चा फेल हो गया। कितने में से? ये हो गया हमारा 2000 में से। सर आपसे परसेंटेज पूछ रहा है। 920 स्टूडेंट फेल हो गया आउट ऑफ 2000, 2000 मल्टीप्लाइड बाय 100। 2 0 से 2 0 फुर्सत हो गई। 1 0 से 1 0 फुर्सत हो गई। 4 से काट लिया। 2 चौक 8, 2 6 12। 46% स्टूडेंट क्या हो गया होगा? फेल हो गया होगा। आगे चलिए। 3/11 का कितना प्रतिशत 1/121 है? 1/121 3/11 का कितना परसेंट होगा? 11 से कट गया ये कितनी बार? 11 बार। माफ करना, 11 से कितनी बार कट जाएगा? 11 तिया 33, तो नीचे आ गया 1/33 गुणा में 100। 33 तिया 99, 1 बच जाएगा। 3 सही 1/33% आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे आइए। रैन और मार्टिन ने 1 मार्च 2019 को एक कंपनी शुरू की। उनके निवेश का अनुपात 5:4 था। इसने 5 रुपए लगाए, इसने 4 रुपए लगाए। ठीक है। मार्टिन ने 15 महीने बाद कंपनी छोड़ दी, तो मार्टिन को 15 महीने का प्रॉफिट मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा साहब। छोड़ दी 2 वर्ष के अंत में, इसका पैसा पूरे 2 साल तक मतलब 24 महीने तक रहा होगा,
तो प्रॉफिट का रेशो पूछ रहा होगा कितना होगा। देखिए सर, निकाल लेते हैं। 24 पंजे 120 और 15 चौक 60, दोनों का अनुपात निकालोगे। 60 दूनी 120, 60 एकम 60। इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी, 2:1 सवाल का जवाब हो गया। आगे आ जाइए। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा? जब दो संख्याएं पड़ोसी होती हैं, 20 21, 15 16, 10 11, 9 10, तो उन दोनों का गुणनफल जो होता है वो उनका एलसीएम होता है। तो x और x+1 दोनों पड़ोसी नंबर है, क्योंकि एक का अंतर है, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? बी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। क्या पूछ रहा है? दी गई तालिका WXYZ द्वारा 4 विषय PCB छात्रों के अंकों को दर्शाता है। ये छात्र हैं और ये आपके पेपर हुए हैं। क्या पूछ रहा है सर? टोटल मार्क्स 100 नंबर का है। P, C, M और B में संयुक्त रूप से सबसे अधिक प्रतिशत कहां आया? X का आया, Z का आया, W का आया या Y का आया? देख लेते हैं। यार सबके पेपर 100 नंबर के थे। 100 में से 70, 100 में से 90, 100 में से 50, 100 में से 85, सबको इतने 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 नंबर मिले होंगे। ठीक है, अब जिसका परसेंट ज्यादा होगा, किसका? जिसके नंबर ज्यादा होंगे। यार भाई साहब, W के कितने नंबर हैं वो चेक करते हैं। 9 और 7 16, 160, 160 और 50, 210, 210 और 85, 295 नंबर इसके आए हैं। X के कितने हैं? 8 और 5 13, 130, 130 और 90 कितना हो गया? 220, 220, 230, 230 और 60, 290। 60 20 80, 170, 210 नंबर आए हैं Y के। Z को जोड़ेंगे, 9 और 8 170, 210 और 275, 275 नंबर आए हैं इसके। तो सबसे ज्यादा परसेंट किसका बनेगा? W का बनेगा। W का सबसे ज्यादा परसेंट बनेगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे आ जाइए। कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में पैसा 4/9 गुना हो जाएगा? कल मैंने क्लास ली थी, बताया था। 9/4 का मतलब क्या होता है? 4 रुपए से कितना हो गया? 9 रुपए। कितने साल में? 2 साल में। 2 साल का टाइम दे रखा है तो स्क्वायर रूट लगा दीजिए। 2 रुपए से कितना हुआ? 3 रुपए। 1 रुपए का ब्याज 2 रुपए पे गुणा में 100, तो 50% आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। उपहार बॉक्स में 10 चूड़ियां हैं। 4 चूड़ियों का औसत वजन 47 है। 4 चूड़ियों का वजन 47 है। बची हुई 6 चूड़ियों का जो वजन है वो 48 है। तो पूछ रहा है, बताइए 10 चूड़ियों का औसत कितना होगा? अरे यार, इसको तो हम सीधा सीधा कर लेते हैं ना। मैंने कहा संख्याओं को काट सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। छोटा हो रहा है तो कर लिया। 47 दूनी 94 प्लस 48 तिया 144 बराबर 5x। दोनों को जोड़ेंगे, 4 और 4 8, 9 और 4 13 का 4 1 बच गया, 238 बराबर आ गया 5x के। और 5 से जब इसको काट लेंगे, 5 चौक 20, 3 बच गया, 5 सत्ते 35, 47 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 47.6 आपके सवाल का क्या आ जाएगा? जवाब आ जाएगा। चलिए सर, ये आपके पेपर का सॉल्यूशन था। छोटे छोटे सवाल थे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो आपको करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। अगर बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो सारे सवालों को डिटेल में करने लगोगे, शॉर्ट मेथड से नहीं कर पाओगे, फंसोगे पेपर में। बेसिक पढ़ लीजिए, तब पेपर देने जाइए, बहुत अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। सभी बच्चों को बहुत सारा प्यार, धन्यवाद, नमस्कार साथियों, जय हिंद, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, वीआईपीएम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, जो आपसे टेस्ट सीरीज करवाई जा रही थी 4th ग्रेड को लेकर के, उसके पेपर का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। और इस तरह के जो प्रश्न है वो कहीं ना कहीं आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलने की संभावना मुझे भी लगती है। तो देखिएगा इन प्रश्नों को। एज इट इज क्वेश्चन कैसे न किस तरह के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपके आने वाले एग्जाम्स में जरूर देखने को मिलेंगे। तो पेपर का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है, जो आपसे टेस्ट लिया जा रहा है। इन पेपरों को इसी तरह की मैंने मैराथन क्लासेस ले चुका हूं, हिस्ट्री की, कल्चर की, पॉलिटी की। तो उन क्वेश्चनों को भी, उन क्लासों को भी आप देख लीजिएगा, जिनसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पेपर के सॉल्यूशन को लेकर के। जो राजस्थान का पोर्शन आएगा, जिसके अंदर लगभग आपके 60 क्वेश्चंस आएंगे, उन 60 क्वेश्चंस का जो
टेस्ट सीरीज है उसी का पेपर का सॉल्यूशन है आपके लिए। और इन प्रश्नों को और इन पेपरों को और इन मैराथन को आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में इनसे प्रश्न आएंगे ही आएंगे, मुझे उम्मीद लगती है। देखिएगा पहला क्वेश्चन, रेडक्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। रेडक्लिफ रेखा का मतलब समझिएगा राजस्थान के बॉर्डर की बात कर रहा है। और जब राजस्थान के बॉर्डर की बात की जा रही है तो राजस्थान का बॉर्डर जो पाकिस्तान के साथ लगता है, भारत का जो बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है उसको रेडक्लिफ बॉर्डर के नाम से जाना जाता है। उसी का जो भारत के साथ जो पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है वो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से लगता है। उसी में से पूछा गया है कि रेडक्लिफ रेखा राजस्थान में कहां से कहां तक उसका विस्तार है। तो ध्यान रखिएगा रेडक्लिफ रेखा का विस्तार हिंदूमल कोट कहां से, गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक का जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं आपका बॉर्डर है, जिसको रेडक्लिफ बॉर्डर के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर कुल मिलाकर 1070 किलोमीटर का ये आपका अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर आपके द्वारा बनाया, राजस्थान के द्वारा बनाया जाता है, जिसमें पहले 4 जिले थे और अब वर्तमान के अंदर उसमें 5 जिले हैं, जिसमें फलोदी भी आपकी सीमा पर स्थित क्या हो गया, एक जिला हो गया। पहले इसमें 4 ही जिले थे, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अब इसके अंदर फलोदी को भी ऐड कर लिया गया। तो ध्यान रखिएगा, इसलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, हिंदूमल कोट से बक्खासर बाड़मेर तक। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। अब राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान आपको पता ही है, राजस्थान को अगर आपने देखा हो ढंग से, तो राजस्थान का मैप अगर आपने ढंग से देखा हो तो आपको यह क्वेश्चन करना बड़ा आसान हो जाएगा। एक तरफ आपके पंजाब है, दूसरी तरफ आपके हरियाणा है, तीसरी तरफ आपके यूपी है, फोर्थ एमपी है और लास्ट में गुजरात है और इधर पाकिस्तान है। इन क्षेत्रों से घिरा हुआ है कौन सा, राजस्थान। अब इसमें पूछा क्या है कि कौन सा हरियाणा क्षेत्र से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। अब इसमें पूछा क्या, क्षेत्र पूछ लिया गया, कोई जिला नहीं पूछा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि कौन सा हरियाणा के साथ, तो हरियाणा के साथ कौन सा क्षेत्र लगेगा, अरावली जो है, मेरी बात सुनेगा, अरावली राजस्थान के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। तो सीकर झुंझुनू वाला क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं हरियाणा से टच करेगा ही करेगा। पूर्वी मैदान आपको देखने को मिलेगा ये वाला, तो ये भी आपके यूपी और हरियाणा से कहीं ना कहीं टच करेगा ही करेगा। अर्ध शुष्क प्रदेश भी आपका ये वाला अर्ध शुष्क प्रदेश है, तो ये भी आपके हरियाणा से कहीं ना कहीं टच करेगा। बचा कौन सा, दक्षिणी पूर्वी पठार। दक्षिणी पूर्वी पठार ये वाली स्थिति है, तो ये स्थिति कहीं भी आपके हरियाणा से टच नहीं करेगी। तो बाकी तीनों टच करते हैं, ये टच नहीं करता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 1 नंबर इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। इस तरह के प्रश्न है जो आपको देखने चाहिए, आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं इस तरह के आने की संभावना है और उसी को देख करके इस तरह का प्रश्न क्रिएट किया गया है। जिले नहीं पूछे, स्टूडेंट जिले पूछता है, जिले तो सभी कर देते हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरा, घग्गर का मैदान राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का उपक्षेत्र है। घग्गर का मैदान तो आपको पता ही है, पश्चिमी जो मरुस्थल क्षेत्र है, कौन सा, पश्चिमी मरुस्थलीय जो मैदान या प्रदेश क्षेत्र है वो 2 भागों में बटा हुआ है, एक शुष्क और एक अर्ध शुष्क में बटा हुआ है। और ये अर्ध शुष्क जो है ये फिर कई भागों में बटा हुआ है। उसमें से एक भाग का नाम है घग्गर का मैदान, आप पढ़ते हो। एक का नाम है नागौर उच्च भूमि, एक का आपको पता है। तो इस तरह का जो आपको क्षेत्र देखने को मिलेगा वो कहीं ना कहीं मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क का प्रदेश है। तो इसमें पूछा ही क्या है, घग्गर का मैदान। तो घग्गर का मैदान अर्ध शुष्क प्रदेश का हिस्सा है। तो इसमें देखिएगा पूर्वी मैदानी क्षेत्र नहीं है, अरावली क्षेत्र कहीं भी नहीं है, अर्ध शुष्क प्रदेश। तो अर्ध शुष्क प्रदेश का मतलब सेमी एरिड रीजन के रूप में इसको जाना जाता है। घग्गर का मैदान का मतलब वो घग्गर नदी के द्वारा जो मैदान क्रिएट किया जाता है उसे घग्गर के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान की जलवायु, जलवायु के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं, इनकी बात की जा रही है। तो देखिएगा राजस्थान की जलवायु के बारे में बात करें, क्लाइमेट के बारे में, राजस्थान की जलवायु तापमान और वर्षा के चरम सीमाओं से युक्त है। यानी कि राजस्थान की जो जलवायु है उसमें टेम्परेचर और साथ साथ में वर्षा दोनों उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। बिल्कुल, राज्य की जलवायु उष्ण शुष्क प्रकार की है। राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है, गलत, दोनों गलत हो गए। तीसरा, राज्य की जलवायु उष्ण आर्द्र प्रकार की नहीं, उष्ण और आर्द्र प्रकार की नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, जलवायु के दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त हैं, यही इसका सही आंसर माना जाएगा। इसको जान के जलवायु से संबंधित आपको जानकारी देखने को मिलती है, तापमान और वर्षा पर ही डिपेंड करती है जलवायु, हमेशा ध्यान रखिएगा। कोपेन के द्वारा, किसके द्वारा, कोपेन के द्वारा राजस्थान के अंदर 4 जलवायु भाग बताए गए थे। उसी से यह प्रश्न पूछा गया, जलवायु प्रदेश में राजस्थान का कौन सा
सुमेलित नहीं है। AW का मतलब साउथर्न राजस्थान, AW दक्षिणी राजस्थान की बात कर रहा है कि ये देखिए अब ये राजस्थान है, इसी में ये बताया जा रहा है कि कोपेन क्या कह रहा है। कोपेन ये कह रहा है कि दक्षिणी राजस्थान के लिए उसने AW जलवायु प्रकार की जलवायु मानी। दूसरा CWG वो कह रहा है उत्तरी राजस्थान की। शुष्क में आपने उसने डाला BW, HW इसने बोला, और साथ में अर्ध शुष्क के अंदर उसने कहा BSHW। तो उसने कहा कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, तो दक्षिणी राजस्थान के लिए AW का इस्तेमाल किया, वो बिल्कुल सही है। CW के लिए नॉर्दर्न राजस्थान, नॉर्दर्न ईस्ट राजस्थान, ईस्ट की बात करी है उसने, ये वाला क्षेत्र। CWG के लिए ये वाला नहीं, ये वाला क्षेत्र उसने किया, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है यही गलत है। फिर भी देख लेते हैं। BWSW ड्राई डेजर्ट, ये अर्ध शुष्क या शुष्क वाला क्षेत्र बिल्कुल, ये वाला जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर वाला क्षेत्र बिल्कुल, और अर्ध शुष्क ये वाला क्षेत्र जहां इसके मुकाबले कम टेम्परेचर, इसका मतलब ये सब के सब सही है। स्टेपी BSHW का इसका मतलब स्टेपी, और स्टेपी का मतलब होता है आधा सूखा आधा गीला, इसको ध्यान रखिएगा। तो कहीं ना कहीं बी जो है वो इसका आंसर होगा। CWG उत्तरी राजस्थानी, उत्तरी पूर्वी राजस्थान या पूर्वी राजस्थान के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में इनमें से कौन सी मृदा की प्रधानता है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, तो पहले मैंने आपको कहा है कि आपको लोकेशन ही पता होनी चाहिए। जब दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बात कर रहा है तो क्या बात हो रही है, तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बात कर रहा है तो वो इसकी बात कर रहा है। जब इसकी बात कर रहे हैं तो इसके बाद में कौन सी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में लाल मृदा, भूरी रेतीली मृदा, मध्यम काली लाल बिली। तो ध्यान रखिएगा ये जो दक्षिणी पूर्वी पठार है इसको आप हाड़ौती का पठार कहते हो, और इसी को आगे मालवा का विस्तार माना जाता है, और यही आगे चल करके दक्कन का पठार। ये तीनों चीजें जुड़े, दक्कन के विस्तार का ही भाग मध्य प्रदेश के अंदर मालवा कहलाता है, और राजस्थान के अंदर उसको हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठार के नाम से जाना जाता है। जो दक्कन का पठार है, तो ये पठार बनाया, तो पठार किससे बनाए, तो आपको पता होगा ज्वालामुखी से। किससे? ज्वालामुखी से निर्मित, और ज्वालामुखी से निर्मित का मतलब वहां पर काली मिट्टी, कौन सी मिट्टी? काली। तो इसका मतलब होगा दक्षिणी पूर्वी का मतलब होगा वहां पर मध्यम काली मृदा आपको देखने को मिलेगी, जो हाड़ौती के पठार में मिलती है, जो आपको मारवाड़ के अंदर, या सॉरी जो आपके महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलती है, मालवा के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी, जो कि कपास के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट आ जाइए, मृदा के प्रकार। किसके प्रकार? मृदा के प्रकार इन्होंने पूछा था। लाल पीली मिट्टी कहां मिलती है? मरुस्थली में क्या होता है? काली मिट्टी में क्या होता है? जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो रेतीली दोमट मिट्टी की संरचना होती है, बिल्कुल दोमट मिट्टी की संरचना होती है। लाल पीली मिट्टी जिसके अंदर लोहे के अंश की मौजूदगी होती है, बिल्कुल सही होती है। मरुस्थली मिट्टी जिसके अंदर जल धारण और शोषण करने की क्षमता कम पाई जाती है, ठीक है। और फोर्थ, काली मिट्टी जिसके अंदर चीका प्रधान मिट्टी के नाम से जिसको जाना जाता है। तो सिंपल सा प्रश्न है, तो इसका आंसर देख लीजिएगा आप। पहले का आंसर 2 होगा, तो 2 के साथ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा 2, 3, 4, 1, इसका आंसर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट, लूनी के बारे में, नदियों के बारे में पूछा जा रहा है। ध्यान रखिएगा हर एक एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आपको नदियों से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसी तरीके से पेपर तैयार किया गया। आप देखिएगा आपको ये प्रश्न इस तरीके से मिलेंगे जो कहीं ना कहीं आपको आने वाला जो आपका एग्जाम्स होगा उसमें कहीं ना कहीं इससे टच होता हुआ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सही कथन है। क्वेश्चन क्या है? लूनी नदी राजस्थान के मध्यवर्ती पहाड़ के क्षेत्र में प्रवाहित होती है। नदी राजस्थान के पूरी मैदान में प्रवाहित होती है। कौन सी? बेड़च, ठीक है। तीसरी, चंबल नदी राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में प्रवाहित होती है। तो ध्यान रखिएगा पूर्वी मैदान कौन सा? दक्षिणी पूर्वी मैदान के अंदर बेड़च, बाणगंगा आपको पता ही है, ठीक है। बनास नदी, ये सभी के सभी सही मानते हैं, ये भी सही है। चंबल नदी राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी से, तो चंबल नदी प्रवेश ही कहां से करती है? दक्षिणी पूर्वी से करती है, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी से कहीं ना कहीं चंबल नदी प्रवेश करती है, इसको ध्यान रखना। तो यह भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन लूनी नदी राजस्थान के मध्यवर्ती पहाड़ क्षेत्र, मध्यवर्ती नहीं होगा, आपको पता है लूनी नदी तो पश्चिमी राजस्थान की महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है, पश्चिमी राजस्थान की। तो ध्यान रखिएगा मध्यवर्ती पहाड़ क्षेत्र से प्रभावित होती है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, इसमें सही कथन है 2 और 3। कौन सा? 2 और 3 इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। इस तरह का प्रश्न आप जब करोगे तभी आपको यह महसूस होगा ये प्रश्न वास्तव में एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन से। देखिएगा इस प्रश्न को पढ़िएगा तो आपको लगेगा ये वास्तव में क्रिएट किया हुआ क्वेश्चन से, कहीं आपको इसकी कट कॉपी पेस्ट आपको दिखाई नहीं देगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सरदार समन झील और जैत सागर झील अवस्थित है। सरदार समन झील, जैत सागर की बात करें राजसमंद और अलवर के अंदर। दूसरी पाली नागौर के अंदर। तीसरा अलवर और अजमेर के अंदर, और पाली और बूंदी के अंदर। तो सरदार समन झील आपको कहां देखने को मिलेगी? राजसमंद और अलवर के अंदर। तो ध्यान रखिएगा कि सरदार समन झील आपको पाली और बूंदी के अंदर इसको देखने को मिलेगी, जैत सागर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अलवर, अवलर नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अलवर। नेक्स्ट, बांध और उनसे संबंधित जिलों को, एक क्वेश्चन आपके बांध से रिलेटेड या नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, उसी को ध्यान में रख करके ये क्वेश्चन बनाया गया है। कानोता बड़ा चर्चा में बना हुआ विषय, ध्यान रखिएगा। कानोता बांध चर्चा में बना हुआ काफी टाइम से, उसको ध्यान रखिएगा। दूसरा बंद बेरेठा, तीसरा ईसरदार, चौथा कालाखो। ये 4 बांध आपसे पूछे गए, आपको ध्यान रखना है। तो कानोता बांध आपको कहां देखने को मिलेगा? जयपुर में देखने को मिलेगा, इसको ध्यान रखिएगा। बंद बेरेठा आपको भरतपुर के अंदर देखने को मिलेगा। ईसरदा बांध आपको सवाई माधोपुर में देखने को मिलेगा, और कालाखो आपको दौसा के अंदर देखने को मिलेगा। तो पहले का आंसर थर्ड, पहले का आंसर थर्ड, सेकंड का आंसर सेकंड, थर्ड, सी का आंसर फर्स्ट। तो बी नंबर इसका आंसर क्या होगा आपके लिए? सही होगा। यह प्रश्न कहीं ना कहीं आपके आने वाले एग्जाम्स में आ सकता है, मुझे ऐसी संभावना इस प्रश्न की लग रही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर एक बांध परियोजना है, परियोजना से संबंधित क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मेजा बांध, सोम कमला अंबा परियोजना, मोरेल बांध परियोजना और जाखम बांध परियोजना। इन क्वेश्चनों को देखिएगा कि कौन कौन से परियोजना कहां कहां पर है। जो आपको सिंपल मिलती है, देखिएगा जाखम परियोजना पहले सीधा सा मिला, ये सोम, माही और जाखम, तो प्रतापगढ़ के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो इसी से आपका आंसर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद सोम कमला अंबा बांध, सोम कमला अंबा बांध आपको देखने को मिलेगा कहां पर? डूंगरपुर में। कहां पर? डूंगरपुर के अंदर देखने को मिलेगा। तो बी का आपको देखने को मिलेगा 4। तो बी का अगर आप देखोगे तो 2, 4 आपको देखने को मिलेंगे। डी का 1, इसका मतलब ए नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? सही है। ए का 3 आपको देखना है बिल्कुल। मेजा बांध, मेजा बांध कहां मिलेगा? भीलवाड़ा के अंदर आपको देखने को मिलेगा, और मोरेल बांध आपको सवाई माधोपुर में देखने को मिलेगा। तो ए नंबर इसका ऑप्शन क्या है आपका? सही है। नेक्स्ट, हाँ, पॉलिटी को लेकर के, करंट को लेकर के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखिएगा। राजस्थान सरकार ने किस वर्ष राजस्थान राज्य पर्यटन नीति, पर्यावरण नीति राजस्थान स्टेट एनवायरनमेंट पॉलिसी बनाई है? 2008, 2010, 2012 और 2001। पर्यावरण को लेकर के राजस्थान के अंदर पर्यावरण नीति बनाई गई, स्टेट एनवायरनमेंट पॉलिसी 2008, 2012, 2001 और 2010। इस तरह के भी प्रश्न कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम्स में, तो इनको देखिएगा। ये कहीं ना कहीं आपके आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, इन प्रश्नों को करिएगा तो आपको कहीं ना कहीं महसूस जरूर होगा कि ये कहीं ना कहीं आपके उस पेपर के लेवल को दिखाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान स्टेट एनवायरनमेंट पॉलिसी 2010 में लागू की गई थी, और 2010 के अंदर आपको पता होना चाहिए आपके मुख्यमंत्री के तौर पर कौन थे? तो अशोक गहलोत जी। कौन? अशोक गहलोत जी के समय यह पॉलिसी लागू की गई थी, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा। शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। मिश्रित पतझड़ वन उदयपुर, चित्तौड़, सिरोही जिलों में पाए जाते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय वन अधिकांश पूर्वी राजस्थान में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सत्य पूछना है तो शुष्क सागवान के वन दक्षिणी राजस्थान में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। मिक्स्ड पतझड़ वन जो उदयपुर, चित्तौड़ और सिरोही में पाए जाते हैं, ये भी सही है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबू के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल सही है। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन अधिकांश पूर्वी राजस्थान में नहीं, पश्चिमी राजस्थान में। कौन से? पश्चिमी राजस्थान में आपको देखने को मिलेंगे। तो आंसर ये गलत हो गया, डी। तो कौन सा कथन असत्य? तो डी इसके अंदर असत्य है। कुर्जा पक्षी डोमिसाइल क्रोन भारत में बहुत बड़ी संख्या में राजस्थान में देखने को मिलता है, तो कहां मिलता है? सांभर, खींचन, उदयपुर और अजमेर। आपको पता ही है खींचन अभी आपके आर्द्र भूमि, वेटलैंड भूमि के रूप में कहीं ना कहीं इसको शामिल किया गया है, तो ये कहीं ना कहीं आपके चर्चा का विषय बना हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है डोमिसाइल या क्रुंजा पक्षी खींचन के अंदर। किसके अंदर? खींचन कहां पड़ता है? वही फलोदी, जोधपुर। तो ध्यान रखिएगा, अभी आपके कहीं ना कहीं इसको शामिल किया गया है, ठीक है, आर्द्र भूमि या वेटलैंड भूमि के रूप में, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा।
एग्जाम्स में आने की संभावना है। किस शहर में राज्य का प्रथम बर्ड पार्क स्थापित किया गया? किस शहर के अंदर राज्य का प्रथम बर्ड पक्षियों के लिए यानी बर्ड पार्क को स्थापित किया गया? तो देखिएगा, नागौर, प्रतापगढ़, अलवर और उदयपुर। ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछ लिया जाएगा। बर्ड पार्क के बारे में ध्यान रखना। 2022 के अंदर, किसके अंदर? 2022 के अंदर मई के अंदर, आपको पता ही है, अशोक गहलोत जी जो आपके मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था उदयपुर के अंदर। किसके अंदर? सज्जन सिंह जो पार्क है, ठीक है, जो वहां के उदयपुर के जो मेवाड़ के महाराणा हुआ करते थे, कौन? सज्जन सिंह, उसी के नाम से वहां पर जो पार्क बना है, उसी के अंदर बर्ड पार्क को स्थापित किया गया। तो ये उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में वर्ष 2001 और 2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई? 2001 से 2011 के बीच में। और आपको पता ही है, जनसंख्या से ऐसा कोई एग्जाम्स नहीं है जिसके अंदर एक भी क्वेश्चन एग्जाम्स में ना पूछा गया हो। हर एक एग्जाम छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा, उसमें पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही रहा है। तो उसी को लेकर के कुछ क्वेश्चन आपको कंपैरिजन में भी पढ़ने, ध्यान रखिएगा। 2001 से और 2011 के बीच जो आपके 11 के भी ध्यान रखिएगा, इनके बीच में जो कंपैरिजन है उसकी तुलना भी आपको पढ़ करके जाइएगा। 4th ग्रेड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो किस जनसंख्या, सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि बाड़मेर जिले के अंदर सर्वाधिक ग्रोथ देखी गई? किसके अंदर? पॉपुलेशन के अंदर। इसको ध्यान रखिएगा। आदिवासी जनसंख्या राजस्थान में सर्वाधिक भाग है। कौन सी ऐसी आदिवासी जनसंख्या जो राजस्थान में सर्वाधिक है? मीणा, भील, गरासिया या सहरिया? तो ये तो बताने का क्वेश्चन नहीं है। मुझे लग रहा है सभी स्टूडेंटों को इस तरह का प्रश्न आता होगा कि इजी प्रश्न था थोड़ा सा। आदिवासी जनसंख्या तो सबसे ज्यादा कौन? मीणा बाहुल्य क्षेत्र आपका राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा मीणा देखने को मिलते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन और सहायता विभाग के द्वारा फूड स्टैंप योजना का मुख्य उद्देश्य क्या? फूड स्टैंप योजना का उद्देश्य क्या? किस उद्देश्य के लिए योजना लाई गई थी? तो अन्न के वितरण को बढ़ावा देने के लिए? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। भूख से मृत्यु को रोकने के लिए ये हो सकती है। कृषि की उत्पादकता में वृद्धि करना, इसका कोई मतलब नहीं है। राशन वितरण प्रणाली में सुधार करना, कोई मतलब नहीं है। ध्यान रखिएगा, भूख से मृत्यु को रोकने के उद्देश्य से ये व्यवस्था लाई गई है। इसको ध्यान रखिएगा। प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ध्यान रखिएगा, प्रदेश का, राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा। 62, 11, 48 या 52? तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान का सबसे बड़ा NH है वो 52 NH है। ध्यान रखिएगा, NH 52। ये NH 52 शुरू कहां से होता है? तो ध्यान रखिएगा, ये पंजाब के संगरूर से शुरू होता है। पंजाब के संगरूर से शुरू होगा और ये कर्नाटक के अंकोला तक जाता है। पहले तो ये ध्यान रखिएगा। तो कुल कितने स्टेट्स हो गए? तो ध्यान रखिएगा, पंजाब, हरियाणा, फिर उसके बाद राजस्थान, उसके बाद MP के बाद महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक। इतने स्टेट से ये होकर के गुजरता है। इसको पहली चीज आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। दूसरा, राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई कितनी है? तो 793 किलोमीटर राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई है। तीसरी चीज, ये राजस्थान के कितने जिलों से गुजरता है? तो ध्यान रखिएगा, चूरू से गुजरेगा, चूरू के बाद सीकर से गुजरेगा, सीकर के बाद ये जयपुर जाएगा, जयपुर के बाद ये टोंक, टोंक के बाद ये बूंदी, और बूंदी के बाद ये कोटा, और कोटा के बाद ये झालावाड़ होता हुआ मध्य प्रदेश के अंदर प्रवेश कर देगा। तो इतने जिलों से ये राजस्थान के गुजरता है। NH 52 राजस्थान का वर्तमान में सबसे लंबा नेशनल हाईवे माना जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। देश का आपसे पूछे, देश का सबसे बड़ा NH कौन सा होगा? तो देश का सबसे बड़ा NH 44, जो आपके ध्यान रखिएगा, जो आपको नॉर्थ को साउथ से जोड़ता है, ठीक है। कपूरचंद कुलिस, कौन से? कपूरचंद कुलिस किस समाचार पत्र के संस्थापक थे? दैनिक जागरण, पंजाब केसरी, राजस्थान केसरी या राजस्थान पत्रिका? तो ध्यान रखिएगा, कपूरचंद कुलिस। आपको वन उद्यान भी देखने को मिलेगा यहां पर आपको जयपुर के अंदर। कहां पर? जयपुर के अंदर आपको ये देखने को होगा, कुलिस वन के नाम से इनको जाना जाता है। इस जगह को ध्यान रखिएगा। तो राजस्थान पत्रिका के ये संस्थापक माने जाते हैं कौन? कपूरचंद कुलिस। ध्यान रखिएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी आजीवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं रहा? आजीवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं रहा, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? उसको राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, चंद्रशेखर आजाद
वही चंद्रशेखर आजाद जिसने कसम खाई थी कि अंग्रेज मुझे जिंदा नहीं पकड़ पाएंगे। उसी तरीके से एक कैरेक्टर राजस्थान के अंदर था जिसका नाम था जोरावर सिंह बारठ। जोरावर सिंह बारठ, उनको ध्यान रखिएगा, उन्होंने को जीते जी अंग्रेज कभी पकड़ नहीं पाए थे। और बारठ परिवार, ध्यान रखिएगा, राजस्थान के अंदर क्रांतिकारियों के अंदर पूरे का पूरा परिवार को निछावर करने वाला अगर कोई परिवार था तो बैरठ परिवार था। बैरठ परिवार ध्यान रखिएगा, शाहपुरा से इनको रिलेशन है, इनका शाहपुरा से इनकी जन्म स्थली के रूप में जाना जाता है। दूसरा प्रताप सिंह बारठ और तीसरा केसरी सिंह बारठ। तो ध्यान रखिएगा, केसरी सिंह बारठ को हजारीबाग जेल में कैद किया गया था, इसको भी याद रखिएगा। और प्रताप सिंह बारठ को आपको पता ही है बरेली जेल के अंदर यातनाएं देकर के इसकी हत्या कर दी गई थी, ये भी आपको याद। और राव गोपाल सिंह खर्रा भी पढ़ना चाहते हो तो राजस्थान के अंदर सशस्त्र क्रांति का जनक अगर किसी को माना जाता है, सशस्त्र क्रांति का जनक, तो वो गोपाल सिंह खर्रा को माना जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, सशस्त्र क्रांति के जनक। तो इसका आंसर क्या होगा कि जिसको अंग्रेज नहीं पकड़ पाए तो सी होगा, जोरावर सिंह बारठ को नहीं पकड़ पाए। प्रजामंडल और संस्थापक से सुमेलित करना है बीकानेर। एक क्वेश्चन आपके प्रजामंडल से रिलेटेड 100% आता है हर एक एग्जाम्स में, उसी को रिलेट करके ध्यान रखिएगा। तो बीकानेर, बीकानेर का संबंध किससे है? मगाराम से है, इसको ध्यान रखिएगा। जैसलमेर का संबंध किससे? मीठालाल व्यास से। अगर आपको एक या दो ही आएंगे तो भी आपका काम इससे आसान हो जाएगा। तो ए का 4 आपको देखने को मिलेगा। ए का 4 किसके अंदर है? 2 के अंदर आपको ए का 4 देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट चलते हैं जैसलमेर। जैसलमेर के संबंध सी से होगा, तो जैसलमेर का संबंध सी से है, तो डी इसका आंसर होगा। इसको ध्यान रखिएगा। धौलपुर, धौलपुर का संबंध कृष्णदत्त से है और बांसवाड़ा का भूपेंद्र चंद त्रिवेदी से। इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगा। बांसवाड़ा ध्यान रखिएगा, बांसवाड़ा के भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी हैं और धौलपुर के आपको क्या मिलेंगे? कृष्णदत्त पालीवाल मिलेंगे। जैसलमेर के मीठालाल व्यास और बीकानेर के वेद मग्घाराम को इनको जाना जाता है। बीकानेर की स्थापना आपको पता ही है कलकत्ता के अंदर की गई थी। किसमें? कलकत्ता के अंदर 1936 के अंदर की गई थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। ट्रेच कमीशन संबंधित है। ट्रेच कमीशन का संबंध किससे है? जीसी ट्रेच। जीसी ट्रेच एक व्यक्ति थे जिनकी अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन किया गया था 1922 के आसपास। ध्यान रखिएगा। अलवर किसान आंदोलन से रिलेटेड मेव किसान आंदोलन, बेगू या जाट किसान आंदोलन, तो ध्यान रखिएगा चित्तौड़ के बेगू में जो किसान आंदोलन हुआ था जिसका नेतृत्व रामनारायण चौधरी के द्वारा किया गया था, उसी के अंदर ट्रेच कमीशन का गठन किया गया था। ध्यान रखिएगा। तो बेगू से संबंधित है ट्रेच। 1922 में गठन हुआ जीसी ट्रेच की अध्यक्षता के अंदर। गोविंद गिरी के नेतृत्व में हुए भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? भील आंदोलन की बात की जा रही है। आपको पता ही है भील आंदोलन हो या कोई भी जनजातीय आंदोलन हो या किसान आंदोलन हो, राजस्थान के हर एक एग्जाम्स में इससे प्रश्न पूछा ही जाता है निश्चित तौर पर। तो उसी के अकॉर्डिंग 4th ग्रेड को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न बनाया गया है। गोविंद गिरी के नेतृत्व में हुए भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? एक ही आंदोलन के नाम से, शुद्धि आंदोलन के नाम से, भगत आंदोलन के नाम से या जनजातीय आंदोलन के नाम से? इस तरह का प्रश्न आप हर एक एग्जाम्स में कहीं ना कहीं देखते हो और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में मिलेंगे ही मिलेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये गलत नहीं होने चाहिए ये क्वेश्चन, क्योंकि कभी भी अगर इस तरह के आते हुए प्रश्न या इजी प्रश्न अगर गलत हो जाते हैं तो ध्यान रखिएगा फिर वो आपको एग्जाम्स को बाहर कर देंगे, आप फिर उसका सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। आता हुआ प्रश्न या सिली मिस्टेक्स आप नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी ऐसी गलतियां नहीं कर सकते हो, बहुत छोटी गलतियां नहीं कर सकते हो। जो प्रश्न बड़ा इजी था और आपने उसको अगर गलत कर दिया है तो आपने एक बेहतरीन क्वेश्चन जो अच्छा किया होगा, सही किया होगा, उसका प्रभाव भी आपके पेपर पर नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आपने इजी प्रश्न गलत कर दिए। तो ध्यान रखिएगा, भगत आंदोलन का संबंध भील आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 1949 में वृद्ध राजस्थान के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? गोकुलभाई भट्ट को, हीरालाल शास्त्री को, जयनारायण व्यास को या माणिकचंद वर्मा को? तो एकीकरण से आपके एग्जाम्स में कोई ना कोई प्रश्न पूछा ही जाता है। एकीकरण का याद रखिएगा, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें एकीकरण से प्रश्न नहीं पूछा जाता। तो हीरालाल शास्त्री ध्यान रखिएगा, हीरालाल शास्त्री ये वही व्यक्ति हैं जिन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री भी बनाया गया था, पहला मनोनीत मुख्यमंत्री के तौर पर भी इनको जाना जाता है, वही हीरालाल शास्त्री। ध्यान रखिएगा। बिछड़ो लोकगीत राज्य के किस क्षेत्र में गाया जाता है? लोकगीत ध्यान रखिएगा, एक आधा क्वेश्चन आता है बिछड़ो, तो मालवा क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र में, पूर्वी राजस्थान में या हाड़ौती क्षेत्र में? जब प्रदेश में काम करने कोई चला जाता है तो उसके लिए गाया जाता है, तो बिछड़ो। समझ में आ गया? तो इस तरह का लोकगीत जो राजस्थान के अंदर गाया जाता है वो हाड़ौती क्षेत्र के अंदर, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ जो हाड़ौती क्षेत्र है उसके अंदर इस तरह का गीत आपको देखने को मिलेगा। निम्न में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? सुशीर हवा वाला वाद्य यंत्र नहीं है। अलगोजा,
सतारा, मोरचंग या सुरमंडल। तो ध्यान रखिएगा इसमें सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा, नहीं है पूछा है, इसका मतलब अलगोजा है, सतारा है, मोरचंग है, सुरमंडल नहीं है। ध्यान रखिएगा सुरमंडल एक तरह का तात्वाद्य यंत्र है, ध्यान रखिएगा तत्वाद्य यंत्र के तौर पर इसको जाना जाता है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, कई सारे स्टूडेंटों को बार बार ये कंफ्यूजन करता है सतारा। तो सतारा ध्यान रखिएगा इसके नाम के साथ तारा लगा हुआ है सतारा, इसलिए ज्यादातर स्टूडेंट ये सोचते हैं कि इसका संबंध कहीं ना कहीं तत्वाद्य यंत्र से होगा, और यह अपवाद है इसलिए। और इस अपवाद को हमेशा याद रखें, सतारा जो है वो तत्वाद्य यंत्र ना होकर के एक सुशीर वाद्य यंत्र है, इसको याद जरूर रखिएगा। किसी भी एग्जाम्स के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सुरमंडल, ध्यान रखिएगा। पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री, कौन से? मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किस क्षेत्र से, यानी कि उनकी उपलब्धि, उनके पास स्किल कौन से क्षेत्र के अंदर काम करने का है? कावड़, कठपुतली, मांडना या फड़? तो आपको पता ही है जोशी परिवार फड़ कलाकारी के रूप में शाहपुरा में जाता है। मांडना आपको पता ही है बीकानेर के अंदर जाना जाता है। कठपुतली का क्षेत्र आपको भरतपुर का देखने को मिलेगा या बाड़मेर का क्षेत्र। कावड़, कावड़ जो लकड़ी के जो मंदिर होते हैं कावड़ लेकर के जाते हैं, ध्यान रखिएगा। उस तरह की जो लकड़ी से निर्मित जो स्ट्रक्चर्स होती है उसको कावड़ कहा जाता है। और मांगीलाल मिस्त्री इस कावड़ को बनाने के लिए जाने जाते हैं। अभी आपको पता है सावन का महीना है जिसके अंदर लोग कावड़ के अंदर जल लेकर के आते हैं, कावड़ यात्रा के नाम से जाना जाता है, उसी की ये बात की जा रही है। द्विचक्री नृत्य क्या है? द्विचक्री नृत्य, तो एक चीज तो ध्यान रखना, द्विचक्री, चक्री का मतलब चक्कर, चक्कर का मतलब गोल गोल। तो अब देखते हैं गोल गोल शब्द का प्रयोग किस में हुआ है। गोल गोल शब्द का प्रयोग देख लीजिए आप, फाल्गुन के महीने में पुरुषों के द्वारा विवाह के अवसर भिल पुरुष और महिलाएं घेरा बनाकर, देखिए आ गया ना ये क्वेश्चन, घेरा बना करके किया जाने वाला किसके द्वारा? भील के द्वारा। और मेल और फीमेल, मेल और फीमेल दोनों के द्वारा किया जाने वाला द्विचक्री। तो चक्री का मतलब मैंने कहा चक्री की तरह, जैसे आप दिवाली के अंदर चक्री चलाते हो तो चक्री कैसे घूमती है? गोल गोल घूमती है। सेम उसी तरीके से विवाह के अवसर पर किया जाने वाला घेरा बना करके। तो ऑप्शन क्या होगा? ए, भीलों के द्वारा विवाह के अवसर पर मेल और फीमेल के द्वारा घेरा बना करके जो नृत्य किया जाता है वो द्विचक्री नृत्य कहलाता है, इसको ध्यान रखिएगा। एक तरफ आपको मिलान करने वाले हैं, एक तरफ नौटंकी, रम्मत, तमाशा, तुर्रा, कलंगी। तो ध्यान रखिएगा रम्मत, ठीक है, बीकानेर की रम्मत बड़ी फेमस है, इसको ध्यान रखिएगा। नौटंकी की बात करें तो भरतपुर और धौलपुर आपको जानेंगे। तुर्रा कलंगी की बात करें तो मेवाड़ आपको देखना है, और तमाशा के लिए जयपुर आपको प्रसिद्ध है। तो इस तरह के प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा इजी और हल्का भी होगा, एक दो, हाँ इस तरह के प्रश्न भी आपके एग्जाम्स में मिलेंगे। थोड़े इजी होंगे, कुछ थोड़े से हार्ड होंगे, उसी को देख करके ये पेपर बनाया गया। तो पहले का आंसर डी होगा, डी। दूसरे का आंसर आपको देखने को मिलेगा बी, तो दूसरे का बी, तो पहले का डी। तो ये इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा, ए नंबर इसका आंसर क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट, वह स्थान जो किसी भी प्रकार के लोक देवता रामदेव जी के से संबंधित नहीं है। रामदेव जी जो लोक देवता है, ध्यान रखिएगा, बड़े फेमस लोक देवता के रूप में जाना जाता है। पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े पीरों के रूप में, लोक देवता के रूप में इनको पीरों का पीर भी कहा जाता है, पीरों का पीर कहा जाता है। इसलिए इनके साथ क्या लगता है? राम सा पीर, राम सा पीर। हिंदू मुसलमान सभी लोग इसके जाया करते हैं, इसलिए इनको पीर का दर्जा भी दिया गया। सभी जाति के लोग जाए जाते हैं। जो मेघवाल जाति के जो लोग जाते हैं उन्हें रीखिया कहा जाता है, इनके भक्त के रूप में। नेजा इनके झंडे को कहा जाता है। तो रामदेव जी पश्चिमी राजस्थान, रुणेचा इनका प्रसिद्ध स्थल के रूप में जाना जाता है। तो रुणेचा, पोखरण, मसूरिया और बनेड़ा, तो कौन सा स्थल रामदेव जी से संबंधित है? रुणेचा इनसे संबंधित है, पोखरण जैसलमेर इनसे संबंधित है, मसूरिया की पहाड़ियां इनसे, बनेड़ा इनसे संबंधित नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसका संबंध रामदेव जी से नहीं है, इसको ध्यान रखें। राजस्थान के पर्यटन विभाग के द्वारा आभानेरी महोत्सव, कौन सा? आभानेरी महोत्सव किस महीने आयोजित किया जाता है? इसी तरह का प्रश्न अभी आपको एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलेगा। माही महोत्सव कौन सा पूछा गया था? वो माही महोत्सव पूछा गया था। और उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया, आभानेरी महोत्सव कब मनाया जाता है? नवंबर दिसंबर में, जुलाई अगस्त में, सितंबर अक्टूबर में, मई जून में। तो आभानेरी महोत्सव ध्यान रखिएगा सितंबर अक्टूबर के अंदर मनाया जाता है, और आपका एग्जाम सितंबर के अंदर ये तो ध्यान रखिएगा, इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, किसी तरह के कुछ त्योहार हैं और त्योहार कब मनाए जाते हैं उसके डिटे को लेकर, तिथि को लेकर के कहीं ना कहीं है। तो उपछठ का त्योहार
जिसमें महिलाएं ऊभी रहती हैं, ऊभी का मतलब खड़ी रहती हैं जब तक कि वो चंद्रमा को नहीं देखेंगी। वो त्योहार ऊप छठ का त्योहार है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्टमी को मनाया जाता है, बिल्कुल सही बनाया जाता है। गणगौर आपको पता ही है, लीड ऊभी गणगौर, गणगौर से आपके त्योहार समाप्त होते हैं। चैत्र महीना जो आपके पहला महीना होता है, चैत्र शुक्ल तृतीया, ये भी बिल्कुल सही है। गुड़ला उत्सव श्रावण शुक्ल तृतीया, और फूलडोल मेला चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को मनाया जाता है। तो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। गुड़ला महोत्सव इसका क्या है, ये त्योहार गलत है, ये इस तिथि पे नहीं मनाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बख्तरी वस्त्र क्या, बख्तरी होता है एक तरह का वस्त्र होता है जो आदिवासी क्षेत्रों में पहना जाता है। तो उसका मतलब क्या है, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र, ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के कमर के नीचे के भाग में पहना जाने वाला वस्त्र, ग्रामीण पुरुषों के सिर का वस्त्र। सिर का वस्त्र तो पोतिया होता है, सिर में तो पोतिया पहना जाता है, लगाया जाता है, लपेटा जाता है, जिसको पगड़ी के रूप में। तो अंगरखी महिलाओं का तो महिलाओं का नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपर पहना जाने वाला जो वस्त्र है वो कहीं ना कहीं बख्तरी या भुगतरी कहलाता है। पीपल पन्ना क्या है, पीपल पन्ना एक आभूषण है। अब ये आभूषण पूछा गया कहां पहना जाता है, तो एक चीज तो जान गए, पीपल पन्ना स्त्रियों के द्वारा ही पहना जाता है। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। अब स्त्रियों के सिर पर, गले में, कमर में या कान में, तो ध्यान रखिएगा पीपल पन्ने का प्रयोग महिलाओं के द्वारा कान में किया जाता है। कान में महिलाएं इस आभूषण को धारण करती हैं। मारवाड़ में वंश परंपरा, मारवाड़ के अंदर वंश परंपरागत घरेलू जो नौकर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, जो घर के अंदर नौकर होते हैं उनको मारवाड़ क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है, चाकर, धवल, लोम्बी या आरब। तो मारवाड़ क्षेत्र के अंदर जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो नौकर चाकर रखे जाते थे उनको कहीं ना कहीं नौकर चाकर, तो आप यहां देख लीजिए नौकर का ही एक शब्द निकल कर आया चाकर, तो ये रिलेटेड आपको यहीं दिख जाएगा नौकर चाकर। तो इसका मतलब नौकरों के लिए जो शब्द यूज में लिया जाता था उनको चाकर कहा जाता था। अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अहिरवाटी। आपको इससे यही पता चल जाए अहिर, अहिर कौन होते हैं, अहिर यादवों को कहा जाता है, यादव, यादववंशी। और यादववंशी की जब बात करेंगे तो यादव राजस्थान के अंदर कौन से क्षेत्र में मिलेंगे, तो राजस्थान के अंदर यादव आपको अलवर वाले क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिलेंगे। और वो अलवर वाला जो क्षेत्र है वो मेवात के अंतर्गत आता है। तो इसके अंदर ऑप्शन मेवात दे रखा है, तो आपका आंसर होगा मेवात क्षेत्र के अंदर। किताबें दे रखी हैं, किताबें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। हमीर नारायण, रणमल छंद, अचल दास खींची और राव जैतसिरो छंद, इसको ध्यान रखें। राव जैतसिरो छंद बीठू सूजा की, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद बात करें सी की, किसकी, अचल दास खींची, पद्मनाभरी विची का, इसको ध्यान रखिएगा। राव जैतसिरो छंद आपको देखना बीठू सूजा की बात है। हमीर नारायण के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, हमीर नारायण के द्वारा श्रीधर व्यास, कौन सी, श्रीधर व्यास के द्वारा क्या लिखी गई, हमीर नारायण लिखी गई। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 4 1 3 2, इसको ध्यान रखिएगा। 4, उसके बाद 1, उसके बाद 3 और उसके बाद 2, यही आपको आंसर देखने को मिलेगा। इस तरह का साहित्य आपको देखने को मिलेगा। एक किताब आपके एग्जाम्स में जरूर पूछी जाएगी। आपका जो पेपर बनाया गया है वो पेपर उसी के अकॉर्डिंग बनाया गया। कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर आपने अगर इन टेस्ट सीरीज को दिया होगा, आपने जो मैराथन क्लास यूट्यूब पर ली गई होंगी, अगर आप उन क्लासों को देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं आने वाला जो करंट की क्लास भी मेरे द्वारा ली गई है, आप उन करंट की क्लास को देख करके सेकंड ग्रेड के जो पेपर्स आए हैं आप उनका भी कैलकुलेशन कीजिएगा। उन सेकंड ग्रेड के पेपरों के अंदर कौन से क्वेश्चंस अपने ने जो पढ़ाए थे करंट में से वो आए हैं, कौन कौन से आए हैं, तो आपको देखने को मिलेगा ज्यादातर क्वेश्चन आपको उनको देखने को मिलते हैं। तो उसी कोशिश की गई है कि कहीं ना कहीं 4th ग्रेड का भी एग्जाम आपका कहीं ना कहीं इनसे टच या इनके सिमिलर कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे। इसी तरह के प्रश्न आपको तैयार किए गए हैं। तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट पेपर दें और अपने आप को लास्ट मोमेंट पर क्या करें, चेक करें कि आपको वास्तविक आपकी तैयारी कितनी है। आ जाइए नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए राजस्थान लॉजिस्टिक लिटरेचर, राजस्थान भाषण साहित्य। कुछ इंस्टीट्यूशंस के नाम दे रखे हैं, उनके सामने उनके डिस्ट्रिक्ट्स दे रखे हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूट कौन से जिले के अंदर स्थापित है। तो राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी ये बीकानेर के अंदर स्थापित है। पहली चीज ये दिमाग में रखनी है, राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी कहां पर है, बीकानेर के अंदर आपको देखने को मिलेगी। दूसरा पश्चिमी केंद्र, पश्चिमी केंद्र आपको उदयपुर के अंदर देखने को मिलेगा, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद है राजस्थान ललित कला
अकादमी, राजस्थान ललित कला अकादमी आपको जयपुर में देखने को मिलेगी। और उसके बाद बसता राजस्थान प्राच्य विद्या प्रस्थान, ये आपको जोधपुर में देखने को मिलेगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, आपको इंस्टीट्यूट साहित्य को लेकर, आभूषणों को लेकर के जो भी क्वेश्चंस बनाए गए कहीं ना कहीं आपको आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो इसका आंसर क्या होगा? पहले का तीसरा एक में ही है, तो आंसर अपने आप ही लग जाएगा 3 4 1 2। इसको देखिएगा। नेक्स्ट, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई को दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में मिलती हैं? तो आपको यह पता होना चाहिए राजस्थान का मध्यांतर जिला कौन सा है। राजस्थान का हर्ट कहा जाता है किसको? अजमेर को। लेकिन राजस्थान का मध्य जिले की बात करें तो राजस्थान के बिल्कुल मध्य में स्थित जो जिला है वो नागौर जिला है। तो इसमें पूछा ही क्या है? जो रेखाएं पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण दोनों आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो बिल्कुल मध्य में क्रॉस करेंगी। तो मध्य का जिला कौन सा है? नागौर है। इसको ध्यान रखिएगा। जैव विविधता कौन सा? जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2024 कब लागू हुआ? जो जैव विविधता है ध्यान रखिएगा 22 मई को जैव विविधता दिवस भी मनाया जाता है। पहले इसको भी याद कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम्स में सीधा पूछ लेता है। जैसे अभी आपके एग्जाम्स के अंदर है तो पर्यटन दिवस कौन सा? पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। इसी तरीके से जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। उसी से संशोधन से रिलेटेड एक एक्ट बनाया गया, उसमें संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया है। तो वो कब लागू हुआ? तो ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 2024 को वो लागू हुआ। जैव विविधता से, वृक्षों से, जो हरियालो राजस्थान है उससे, वन महोत्सव से, हरियाली तीज से, ये 3-4 चीजें बता रहा हूं, इनसे को याद करके जाइएगा। इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, ध्यान रखिएगा। एक्सरसाइज, कुछ करंट के क्वेश्चन है नेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर के हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, उन्हीं को लेकर के। एक्सरसाइज साइक्लोन किन 2 देशों के बीच में कंडक्ट किया गया था? इंडिया और विच कंट्री? तो अभ्यास साइक्लोन का अभ्यास राजस्थान के किस देश के बीच में हुआ था? तो ध्यान रखिएगा मिस्र। किसके? मिस्र और भारत के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, उस मिलिट्री एक्सरसाइज को क्या नाम दिया गया? साइक्लोन नाम दिया गया। भारत का पहला विदेशी जन औषधि, भारत का पहला विदेशी जन औषधि किस देश के अंदर शुरू हुआ? जन औषधि केंद्र पूरे भारत में खोले गए हैं। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के नाम से, जिसमें आपको सस्ती 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80% तक की दवाइयां आपको क्या मिलेंगी? सस्ती मिलेंगी, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आसानी से दवा सस्ते रूप में उपलब्ध हो सका है। उसी के उद्देश्य से जन औषधि केंद्र, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले गए राजस्थान के अंदर। उसी के तहत यह पूछा गया पहला विदेश किस देश के अंदर, किस विदेशी देश के अंदर या किस दूसरे देश के अंदर इस तरह का जन औषधि केंद्र स्थापित किया गया? मॉरिशस, कनाडा, चीन, अल्जीरिया। तो ध्यान रखिएगा, अभी हमने मॉरिशस, कौन सा? मॉरिशस के साथ इस तरह का टाई अप किया है कि वहां पर देश का विदेश में पहला जन औषधि केंद्र स्थापित किया गया है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? लो, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। युवाओं को टारगेट करके इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। पर्यटन दिवस, ध्यान रखिएगा, राजस्थान के अंदर पर्यटन एक उद्योग का दर्जा मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? उद्योग का दर्जा मिला हुआ पर्यटन को लेकर के। ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि राजस्थान के अंदर पर्यटन की बहुत सारी संभावनाएं आपको देखने को मिलती हैं, इसको ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति चुनाव, वर्तमान में आपको पता ही है उपराष्ट्रपति को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 63 से लेकर कहीं ना कहीं आपको 70 तक अनुच्छेद के अंदर आपको उपराष्ट्रपति देखने को मिलेंगे। क्योंकि आपके जो उपराष्ट्रपति थे, उन उपराष्ट्रपति ने क्या दे दिया था? त्यागपत्र दे दिया, धनखड़ साहब ने। तो आपसे एग्जाम्स के अंदर इस तरह का प्रश्न तो नहीं है। मैं ये उम्मीद करता हूं, नए राष्ट्रपति का भी चुनाव हो चुका है, आपको पता है, सीपी राधाकृष्ण। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ नहीं सकता, क्योंकि लगभग पेपर तैयार हो चुका है, तो इस तरह का प्रश्न तो नहीं बनता है। लेकिन उससे पहले जब ये घटना घट चुकी थी, उसके बाद ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो उसी से एक क्वेश्चन बनाया गया है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल कौन कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सांसद, सभी निर्वाचित और मनोनीत सांसद राज्यसभा के, संसद के सभी निर्वाचित और मनोनीत सांसद, और लोकसभा, राज्य और विधानसभा के सभी निर्वाचित सांसद। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा यानी कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य इसमें क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। तो संसद के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य कहां के? दोनों सदनों के। किसके?
दोनों सदन, क्योंकि सदन का मतलब, संसद का मतलब ही दो पार्लियामेंट, दो सिस्टम। पार्लियामेंट का मतलब ही जिसके अंदर दो सदन होंगे उसी को पार्लियामेंट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। और पार्लियामेंट सिस्टम हमने कहां से लिया है यह भी ध्यान रखिएगा, पार्लियामेंट सिस्टम हमने ब्रिटेन से लिया। भारत में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम से में पूछा जा सकता है। भूषण रामकृष्ण गवई, संजीव खन्ना, उदय यू ललित और रंजन गोगोई। तो ध्यान रखिएगा वर्तमान के अंदर भारत के सीजीआई के तौर पर कौन है? भूषण रामकृष्ण गवई 52वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर इनकी नियुक्ति कौन की जाती है? तो ध्यान रखिएगा इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और ये अपना त्यागपत्र भी किसको देते हैं? ये अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं। तो त्यागपत्र की बात करें या फिर नियुक्ति की बात करें, ये दोनों ही किसके लिए? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और ध्यान रखिएगा न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम होता है। कॉलेजियम की सिफारिश पर ही न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, जिसमें कुल 5 न्यायाधीश होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश, वो ही कॉलेजियम कहते हैं। और उसी कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में। जबकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है हाई कोर्ट की सलाह पर। इसको ध्यान रखिएगा। मिलान करना है आपका पॉलिटिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस है। इंडियन पॉलिटी से ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 के अंदर होता है, इसको याद रखिएगा। समान नागरिक संहिता आपको पता ही आर्टिकल 44 में अंदर होता है। और देश का एकमात्र आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद देश का पहला राज्य है जहां पर आपको समान नागरिक संहिता देखने को मिली है। इसके अलावा एक राज्य और है गोवा, लेकिन वो स्वतंत्रता से बहुत पहले ही वहां पर ऐसी व्यवस्थाएं लागू थी। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं एग्जाम्स में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करेंगे तो आपको 51 देखने को मिलेगा। कृषि पशुपालन की बात करेंगे तो 48 आपको देखने को मिलेगा। न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की बात करेंगे तो आर्टिकल 50 आपको देखने को मिलेगा। तो एक का होगा 5, एक का होगा 5, तो 5 तो 2 में है। बी की बात करें समान नागरिक संहिता, बी का होगा 1, तो 1 इसी में है। तो 5 नंबर आपका आंसर क्या होगा? सही होगा। प्रकृति पर्यावरण अब आपके मूल कर्तव्य से रिलेटेड है। किससे? मूल कर्तव्य से रिलेटेड क्वेश्चन है। पिछले वाला क्वेश्चन किससे रिलेटेड था? ध्यान रखिएगा पिछले वाला क्वेश्चन डीपीएसपी से रिलेटेड था, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नीति निर्देशक तत्वों से रिलेटेड था। इसको ध्यान रखें, ठीक है। अब बात करें प्राकृतिक पर्यावरण संवर्धन की, तो प्राकृतिक पर्यावरण संवर्धन दूसरा है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा आपके मूल कर्तव्य कौन से? 9वें मूल कर्तव्य में आपको इनकम देखने को मिलती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, डिफेंस आपको देखने को मिलता है कौन से में? 4 नंबर में आपको देखने को मिलता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो 9 नंबर कौन सा है? बी का आंसर है 4। किसका? बी का आंसर आपको देखने को मिलेगा 4। तो 2 4 1 3 ध्यान रखिएगा, 2 4 1 3। आर्टिकल प्राकृतिक पर्यावरण की जब बात करेंगे तो आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा, आर्टिकल नहीं सॉरी बार बार कह रहा हूं, आर्टिकल तो मूल कर्तव्यों का एक ही है जिसका नाम है आर्टिकल 51 के। लेकिन इसके अंदर आपको दे रखा है 51 के, ख, ग, घ, ड और च। आपको पता ही है 11 मूल कर्तव्य हैं। कितने हैं? 11। मूल संविधान में कोई भी मूल कर्तव्य नहीं था। 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए। समझ में आ गई बात? तो इसको ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकल आंसर क्या होगा इसका? सी इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। राज्य के अंदर राज्यपालों की केंद्र के द्वारा नियुक्ति का प्रावधान कहां से लेगा? राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो पहले तो ध्यान रखिएगा राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। एक तो ये याद रखिएगा। कहां से लिया गया है? कनाडा, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड। तो ध्यान रखिएगा कनाडा से हमने राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान लिया है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, केंद्र सरकार या कैबिनेट की सिफारिश के आधार पर की जाती है। ये कब तक अपने पद पर रहता है? तो ध्यान रखिएगा सामान्यतः 5 वर्ष तक रहता है, लेकिन नियम ये कहता है कि राष्ट्रपति के विश्वास पर्यंत तक अपने पद पर बना रहेगा। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किससे नियुक्त किया जाता है? राजस्थान HRC, राजस्थान ह्यूमन राइट्स कमीशन या स्टेट SHRC भी इसको कह सकते हैं, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा था राज्य का
मुख्य जस्टिस के रूप में किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सेवानिवृत्त मुख्य या अन्य न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त ढीले न्यायाधीश, किसी भी हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या फिर सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश। तो ध्यान रखिएगा कि राज्य मानवाधिकार आयोग जो होता है उसका जो अध्यक्ष नियुक्त होता है वो हाई कोर्ट का या तो मुख्य या फिर अन्य सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होगा वो ही नियुक्त होता है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि राजस्थान के मुख्य कुछ पदाधिकारियों के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है और आपको याद रखना है पदाधिकारियों से आपके क्वेश्चन आएगा ही आएगा निश्चित। तो राजस्थान मुख्य न्यायाधीश कौन है, के आर श्रीराम है बिल्कुल। और कुल कितने पद हैं, 50 पद हैं। और ये कौन से नंबर के हैं, 43वें नंबर के। दोनों चीजें आपको याद रखनी है। मुख्य सचिव के तौर पर कौन है, राहुल संधू आपको जाने। आरपीएससी के चेयरमैन के तौर पर आपको किसको देखोगे, मोहनलाल लाठर को। और सूचना आयुक्त के तौर पर आप किसको देखोगे, सॉरी मुख्य सचिव आपके, गलत कर दिया, मुख्य सचिव कौन है आपके, सुधांशु पंत आपको ध्यान रखना है। हाईकोर्ट के जज के रूप में आपको ये चीज ध्यान रखनी है। आरपीएससी के उत्कल साहू आपको देखने को मिलेगा और मुख्य सूचना आयुक्त आपको लाठर देखने को मिलेगा। इसको ध्यान रखिए। तो एक का ए और बी का 3, ए का 1 और बी का 3, बी का 3 आपको देखने को मिलेगा। यही प्रश्न आपको देखने को, सी का 4 उत्कल और आयुक्त के तौर पर कौन, मोहनलाल लाठर। इसको ध्यान रखिएगा। अभी वर्तमान में 16वीं विधानसभा के इलेक्शन हुए थे, 16वीं विधानसभा और 18वीं लोकसभा, दोनों ध्यान रखिएगा। लोकसभा की बात करें तो 18वीं लोकसभा और विधानसभा की बात करें तो आपको ध्यान रखना है विधानसभा कौन सी, 16वीं विधानसभा। तो 16वीं विधानसभा से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रोटेम स्पीकर, अस्थायी स्पीकर होता है कालीचरण सराफ। आपसे पूछे एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है तो कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। इसको भी ध्यान रखिएगा, इनकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेता प्रतिपक्ष कौन है, टीकाराम जूली, ये भी सही है, ये भी सही है। महाधिवक्ता कौन है, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता है। महाधिवक्ता कौन होता है, आर्टिकल 165 के तहत इसकी नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। और मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, ये भी सही है। तो 1 2 3 और 4, चारों के चारों इसमें क्या है, 1 2 3 4, सी इसका आंसर क्या होगा, सारे के सारे इसके क्या होंगे, सही होंगे। इस तरह के प्रश्न से आपका एक ही क्वेश्चन के अंदर सारी डिटेल आपको एक साथ देखने को मिल जाती है, जिससे आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजस्थान में अभी विधानसभा से एक क्वेश्चन और अपने ने शामिल किया, उसको भी ध्यान रखिएगा। राजस्थान में स्वतंत्रता के बाद अब तक 14 मुख्यमंत्री हो चुके हैं। पहली चीज तो ध्यान रखिएगा, करणपुर सीट पर क्या हुआ था, उपचुनाव हुआ था। कई बार सीधा पूछ लेता है करणपुर, तो ध्यान रखिएगा। वर्तमान दोनों चीजें मैं आपको बता रहा हूं। वर्तमान में आपकी विधानसभा में कितने एमएलए हैं, 199 एमएलए हैं। क्यों, क्योंकि एक कंवरपाल जो हैं आपके एमएलए 12 से, कहां से, अंता 12 से उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है। और जब चुनाव हुआ था 16वीं विधानसभा का, तब भी चुनाव किस पर हुआ था, तो वो भी ध्यान रखिएगा 199 पर हुआ था। क्यों, क्योंकि एक सीट के जो प्रत्याशी थे उनकी मृत्यु हो गई थी। वो सीट कौन सी थी, करणपुर। इसको ध्यान रखिएगा। तो गुरमीत सिंह कुंवर ने सुरेंद्रपाल टीटी को हराया, बिल्कुल हटाया। टीटी राजस्थान के इतिहास के वो व्यक्ति थे जो बिना सदस्य ही मंत्री बन गए थे, बिना एमएलए बने ही क्या बन गए थे, बिना एमएलए बने ही क्या बन गए थे, मंत्री बन गए थे, सुरेंद्रपाल टीटी। और बाद में जब चुनाव लड़ा तो हार गए। राजस्थान की 16वीं विधानसभा में भाजपा के 119 है, ये भी करेक्ट है। और राजस्थान विधानसभा में 34 एससी और 25 एसटी की सीटें, इसको भी ध्यान रखिएगा। 4 और 3 भी आपको याद रखनी है, ये एससी की और ये एसटी की, लेकिन ये किसके अंदर है, एमपी के चुनाव में। इसको याद रखिएगा। तो इसके मुझे लग रहा है चारों के चारों इसके भी आपको सही देखने को मिलेंगे। राजस्थान रोजगार नीति 2025 के क्रियान्वयन हेतु विवेकानंद रोजगार सहायता कोष में कितनी राशि जमा गई। राजस्थान सरकार ने एक रोजगार नीति एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी लेकर आई है, जिसके तहत कुछ पैसा रखा गया, राजस्व रखा गया है कि लोगों को क्या दी जाएगी, नए नए जनरेशन को उसके लिए पैसा दिया जाएगा एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो कितना खजाना रखा गया, 400 करोड़, 450, 550 और 500 करोड़। तो आपको इस तरह के प्रश्न भी आपके लेटेस्ट बजट से जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। तो आपको इस तरह के प्रश्न याद करने हैं। क्यों, क्योंकि इस तरह का डेटा जब तक आप याद नहीं करोगे तो आप आंसर नहीं दे पाओगे, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको देने ही देने हैं, चाहे कुछ भी आपको हो जाए, ध्यान रखिएगा। तो इसका डेटा क्या होगा, 500 करोड़ का राजस्व रखा गया एम्प्लॉयमेंट के लिए। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई
11 जुलाई आपको याद रखना है 2025 में परिवार कल्याण कार्यों के लिए। क्यों? क्योंकि 11 जुलाई और सितंबर में आपका एग्जाम है, तो जुलाई महीने का आपको करंट अफेयर्स याद करके जाना है। ध्यान रखिएगा 1 जनवरी से 31 जुलाई तक का डेटा आपके पास होना चाहिए करंट में। 31 जुलाई से आगे का डेटा आपको ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, उसके आने की संभावना बहुत ही कम है, ध्यान रखिएगा। तो प्रथम स्थान परिवार कल्याण के लिए, परिवार कल्याण और जैसे मामले होते हैं ध्यान रखिएगा वो समवर्ती सूची के विषय होते हैं। किसके? समवर्ती सूची के विषय होते हैं, जिसमें परिवार कल्याण या परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसके अंदर बाड़मेर जिला प्रथम स्थान प्राप्त किया, इसको ध्यान रखिएगा। करौली जिले का गठन किस वर्ष हुआ? एक इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम्स में कई बार पूछ लिया जाता है कि करौली का गठन कब हुआ। एक आधा क्वेश्चन कभी ना कभी आपको एग्जाम्स में देखने को मिलता है, तो ध्यान रखिएगा 1995, 96, 97, 98। तो करौली का गठन 1996 में 19 जुलाई को हुआ है। ध्यान रखिएगा किससे अलग होकर के? सवाई माधोपुर से अलग होकर के। किससे? सवाई माधोपुर जिले से अलग होकर के इसका निर्माण किया गया था करौली का। महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती किस दिन मनाई गई? 485। ध्यान रखिएगा महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। कुंभलगढ़ आपको पता ही होगा, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर, ठीक है। उसी से रिलेटेड 485वीं जयंती कौन सी तारीख को मनाई गई? तो आपको अगर इनका बर्थ पता होगा तो आप इस तरह का आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि डेट एक ही है 9 मई 2025, इसको ध्यान रखिएगा। बर्तन बैंक योजना किस ग्राम से शुरू की? बर्तन बैंक योजना का उद्देश्य ध्यान रखिएगा, जिसका उद्देश्य है स्वच्छ भारत मिशन। कौन सा? स्वच्छ भारत मिशन, जिसके तहत स्टील के बर्तन, किसके बर्तन? स्टील के बर्तनों का प्रयोग किया जाए। उन बर्तनों के ऊपर क्या लिखा जाएगा? स्वच्छ भारत मिशन। और 3 रुपए प्रति बर्तन के हिसाब से क्या लिया जाएगा? रेंट लिया जाएगा। इस तरह की व्यवस्था चली गई, जिससे गांवों के अंदर या शहरों के अंदर बर्तनों का प्रयोग ज्यादा किया जाए, डिस्पोजल्स का प्रयोग कम से कम किया जाए, जिससे स्वच्छ भारत कहीं ना कहीं उस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। उसी को लेकर जालोर, आमली सिरोही, कुमारी करौली या कुंभलगढ़ राजसमंद। तो ध्यान रखिएगा आमली सिरोही के अंदर बर्तन बैंक को प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई थी, आपको पता ही है 29 अगस्त को इसका गठन किया गया था, 29 अगस्त 1947 को, इसको याद रखिएगा। जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यही पूछा गया है कि भारतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे, इसको ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? प्रस्तावना पर बड़ी चर्चा करी थी, और आपको पता ही एक शब्द अभी सेकंड ग्रेड के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्यों? क्योंकि चर्चा में बना हुआ था समाजवादी, कहा गया था समाजवादी को हटाना चाहिए, नहीं लटाना चाहिए। ध्यान रखिएगा क्यों? क्योंकि प्रस्तावना के अंदर एकमात्र संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है। कितनी बार? एक बार संशोधन हुआ, जिसके तहत 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से थे? पंथ निरपेक्षता, इसको ध्यान रखिएगा, दूसरी समाजवाद, और तीसरी अखंडता। इन तीनों शब्दों का प्रयोग किया गया था, जोड़ा गया था। एक बार संशोधन हुआ है 42वां संविधान, जिससे 3 शब्द जोड़े गए, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, अखंडता। धर्मनिरपेक्ष शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शब्द है पंथ निरपेक्ष, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सोवरेनिटी, संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष अभी बात करिए, संप्रभुता, लोकतंत्र, इसके अलावा गणराज्य, समाजवादी, तो ये सब इसमें जोड़े गए हैं। लेकिन ये शब्द आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। फेडरल, ध्यान रखिएगा, देखिए ध्यान रखिएगा, हमने फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया है, हमने यूनियन शब्द का प्रयोग किया। यूनियन ऑफ स्टेट दैट इज भारत, ध्यान रखिएगा, यूनियन ऑफ स्टेट दैट इज भारत, इसको ध्यान रखिएगा। हमने यूनियन शब्द का प्रयोग किया, हमने फेडरल का प्रयोग वैसे भी नहीं किया, हमने वैसे फेडरल का प्रयोग नहीं किया, और इसके अंदर तो कहीं पर वैसे कोई मतलब ही नहीं है किया हो, तो ध्यान रखिएगा। तो ये 60 क्वेश्चन से आपके आने वाले जो 4th ग्रेड का एग्जाम है उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो टेस्ट सीरीज है उसका एक सॉल्यूशन था। इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जितनी भी क्लासें कराई जा चुकी हैं यूट्यूब पर, उनको देखिएगा, करंट को देखिएगा,
तो आने वाले एग्जाम्स के अंदर आपको कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर इन क्वेश्चनों में से काफी सारे क्वेश्चंस आपको पेपरों में देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए सभी को नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।